ऐश्वर्या, कोई सरप्राइज एंट्री है? सबसे बड़ा सरप्राइज एंट्री मुझे लगता है नीतीश कुमार ही है, क्योंकि बिहार तो एकदम हिल गया है। दिल्ली सरप्राइज नहीं है, मुझे लग रहा है बिहार शॉक में चला गया है। नीतीश कुमार क्या पहले से ही उन्होंने ये अंदाजा लगा रखा था कि ज्यादा लंबी पारी वो बतौर सीएम नहीं खींचेंगे? तो इसके पीछे जो मास्टरमाइंड एक्चुअल है वो आरएसएस है। बीजेपी अपना कोई चेहरा बतौर सीएम लेके आती है तो वो कौन से ऑप्शंस आपको लगता है? तो बिहार में भी एक पर्ची निकलेगी जिसके बाद सब कहेंगे वो वी आर शॉक्ड, और जिनका नाम हम लोग चर्चा कर लेंगे तो उनका नाम पर्ची से कट जाएगा। उनके साथ में एक वोट है जो वो स्विंग करता है, उन्हीं के साथ वो, उसको नीतीश कुमार के अलावा और किसी चीज से मतलब नहीं था। वो वोट कब कैसे बिहेव करेगा, वो रुकेगा बीजेपी के पास में। दूसरा इंटरेस्टिंग नाम विनोद तावड़े। विनोद तावड़े के जिम्मे कौन सा स्टेट था? बिहार। बीजेपी में कुछ हो सकता है तो ये कांग्रेस में कुछ नहीं हो रहा, ढोल नगाड़ा। इट्स एन अपॉर्चुनिटी लॉस्ट, कांग्रेस के कई नेताओं का ये मानना है। संजय सिंह जो है नई अपॉर्चुनिटीज को आपको तलाशते हुए शायद हो सकता है दिखाई देंगे, पार्टी वाइज नहीं, ये बड़ी खबर हम दे रहे हैं। विशाखापट्टनम में एक्सरसाइज थी, तो जब ईरान के आसपास युद्ध के बादल मंडरा रहे थे तब स्ट्राइक्स शुरू नहीं हुई थी, तो सबको यही देखकर हैरानी हो रही थी कि ईरान का एक शिप यहाँ पे आ गया है। बजट सेशन वो शुरू होने ही वाला है, रिज्यूम होने वाला है रादर, तो उसमें इसको लेकर कहीं ना कहीं विपक्ष सरकार से सवाल जरूर पूछेगी। तो ईरान के युद्ध पर स्टैंड और ऊपर से शिप पे जो अटैक हुआ यूएस द्वारा, अटल जी ने उनकी सुनी और जॉर्ज फर्नांडिस की तरफ देखा, तो जॉर्ज फर्नांडिस साहब ने कहा कि मेरा भी वही मानना है। तो गवर्नमेंट के लिए वो ज्यादा बड़ा कंसर्न है कि हमें अपनी इकोनॉमी को सेव करके रखना है, पैनी नजर बना के रख रहा है। मैं आपको बता दूं 24 आवर्स मॉनिटरिंग हो रही है सिचुएशन की। उसने मुझे इशारा किया, उसने कहा है कि यानी आप जाएंगे तो पैदल पैदल, लेकिन आप आएंगे स्ट्रेचर पे। तो उधर से अंजना जी थी, उन्होंने कहा कि इकलौते रिपोर्टर हैं जो ये अच्छी खबरें, खुशखबरी ला रहे हैं इस वॉर के दौरान में। सही बात तो है, राहत की बात है। राहत की बात आ रही है। हो सकता है अक्षय कुमार की टीम को ये स्टोरी पसंद आ जाए, पिक्चर में बना ले वो ईरान वॉर, क्लेम कर लेना कॉपीराइट। रिपोर्टर्स ऑफ एयर। और लोगों के बजे मारा। हमारे यहाँ तो सब ठीक है। तुम्हारे यहाँ तो कट्टर ईमानदार होली खेली गई है ना, इसलिए सब बढ़िया है। अभी कट्टर ईमानदार होली खेली गई है, अब कट्टर ईमानदार नाग पंचमी, कट्टर ईमानदार दिवाली, 15 अगस्त, इसके रंग तो चढ़ानी है, कहाँ से कट्टर ईमानदार खेल रहा है? आप जिनकी लाइन ले रहे हैं उनकी तपस्या इस बार भी पूरी नहीं हुई है लग रहा है। तपस्या, देखो मैं इस पे एक शेर सुनाता हूँ, हाँ, ये देखो, मैं कम ही सुनाता हूँ, मैं याद किया इसको लिए। वक्त अच्छा भी आएगा नासिर, गम ना कर, जिंदगी पड़ी है अभी। यानी जून के अंदर सेकंड बैच के लोग जाएंगे और आप देखिएगा, थोड़े को ज़्यादा समझिए, खत को तार समझिए, देखिएगा आप। नासिर का वक्त अच्छा ही है और जो भविष्य में हो, भविष्य की कोख में है, ठीक है। नहीं, दरअसल क्या है ना, अब ये ज्योतिष भी बन गया है। चिट्ठियां ये भी लिख रहे हैं। असलियत वर्तमान पे भरोसा ना हो तो ज्योतिष विद्या पे भरोसा जताया जा सकता है। आज ही आज है, कल गाजियाबाद है। वैसे मिल गया तो ठीक है भाई, अब अगली बार किसने देखा है। खैर देखिए, इनके तो रंग चढ़ानी है ऐश्वर्या, मेरे हाथ हो रहे हैं बिल्कुल गुलाबी, लाल पीले। अरे बड़ी मुश्किल से मुझे नेल पेंट भी हटाना पड़ा, और देखिए लाल मेरे हाथ हैं, लाल शिवानी के गाल भी हैं। तो आप सोच लीजिए किसने किसको ज्यादा रंग लगाया। हम दोनों साथ में होली खेल रहे थे को। ये रंग जो है ये सब बता रहा है। जिंदगी में हमेशा रंग रहना चाहिए, जिंदगी नहीं तो बहुत बदरंग हो जाएगी, इसलिए होली इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और मौसमी और मैंने तो बहुत खास तरह की होली खेली। बीमार तक हो गई हैं। और ये कम ही लोग को मालूम है कि हम दोनों अवध से हैं, तो हम दोनों अवध से हैं, तो अवध वाले होली का जो मिजाज और रंग होता है अलग ही होता है। खैर, रंगों के त्योहार पर आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। उसके साथ होली मिलन का सिलसिला तो अब चलता ही रहेगा अगले 1-2 हफ्ते तक, तो आप खूब गुलाल लगाइए अपने दोस्तों को। और उसी के साथ हम शुरुआत करते हैं रिपोर्टर्स ऑफ एयर की, क्योंकि ये वो पॉडकास्ट है जो आपको पर्दे के पीछे की सारी कहानियां बताता है। और त्योहार के बीच में, इस मिलने मिलाने के बीच में एक एक्सरसाइज होती है, नेवल एक्सरसाइज, जिसका नाम भी मिलन है। उसके बारे में, और जिस तरीके से अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच युद्ध छिड़ा है,
उसके बारे में चर्चा करना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग हफ्ते भर की जो बड़ी सियासी गतिविधियां हैं और जो आपकी ज़िंदगी में असर डालेंगी, कैसे असर डालेंगी, वो ज़मीनी रिपोर्टर्स आपको बताते हैं। तो वो हम इस पॉडकास्ट में आपको बताएंगे। उसके साथ ही राज्यसभा के चुनावों को लेकर बहुत उथल पुथल मची हुई है, तो उसको लेकर भी हम लोग बताएंगे कैसे एक राज्य का मुख्यमंत्री जो है वो बदलने वाला है और किस तरीके से, क्या सियासी मायने हैं उसके, और चुनावों का मौसम तो है ही। इसके लिए हमारे साथ जो पत्रकार के सूरमा हैं, मतलब ग्राउंड रिपोर्टर्स हैं, आप देख ही रहे हैं कि नए नवेले दूल्हे नजर ना लग जाए, हमारे अमित भारद्वाज का सब लोग स्वागत करें तालियों से। अभी नया बंधन उन्होंने बांधा है। वेलकम बैक। And your new inning, new role and new avatar. हमारे रिपोर्टर्स ऑफ एयर की पूरी टीम की तरफ से, हमारे दर्शकों को की तरफ से, और जो सब सुन रहे हैं आपको, आपने अमित भारद्वाज को मिस किया, क्योंकि अमित भारद्वाज बताएंगे नहीं पर बहुत दुनिया भर के भ्रमण पे भी गए थे अपनी मोहतरमा के साथ, और बहुत सुंदर सुंदर वीडियोस इनके इंस्टाग्राम पे आप देख सकते हैं। बहुत अच्छा, बिल्कुल DDLJ से भी बेटर शूट जो है मैंने देखा इनका, बहुत ही सुंदर और बहुत ही प्यारी जोड़ी है। बताएंगे, हाँ, अच्छी राजनीतिक कहानियां बताएंगे हम। हाँ, राजनीतिक नहीं, हम आपकी पर्सनल कहानी भी, राहुल आपकी खिंचाई से शुरू कर दिया, उसके पहले की कहानी उसने बताई नहीं। तो ये स्पेशल सैल्यूटेशन है कि भाई, कहते हैं ना, शादी वो लड्डू होता है जो खाए वो पचता है, जो ना खाए वो भी पचता है। तो आपकी शुरुआती पारी के लिए आपको बहुत शुभकामनाएं अमित। और शिवानी, ऐश्वर्या, राहुल, गौतम, इन सबको आप जानते हैं, ज़मीन से जुड़े हैं, और हम लोग पूरी इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि एक अभी जो खबर आई है हाल ही में पिछले 24-48 घंटों में, और उसको लेके शिवानी ने वो जो मिलन एक्सरसाइज है, नेवल एक्सरसाइज, वो कवर की। एक तरफ युद्ध छिड़ा हुआ है ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच में। भारत इस पूरे युद्ध में कहाँ खड़ा है, किस तरीके से जो भारतीय नागरिक हैं जो विदेश में हैं उनके लिए इसके क्या मायने हैं, वो जानने की कोशिश करते हैं। शिवानी, हम लोग चर्चा कर रहे थे शुरू होने से पहले ही कि आपने वो नेवल एक्सरसाइज कवर की, जिस नेवल एक्सरसाइज में ईरान की भी फ्लीट ने हिस्सा लिया था। 70 शिप्स वहाँ पे मौजूद थी, 70 देशों की। तो क्या देखा आपने उस वक्त, क्योंकि अभी जो पुष्टि हुई है कि किस तरीके से इंडियन ओशन में उसको शूट डाउन किया गया है, और अपने आप में भारत के लिए भी उसके काफ़ी मतलब है। देखिए, सबसे पहले एज अ रिपोर्टर जब हम ग्राउंड पे होते हैं, किसी भी देश की नेवी से रूबरू हो रहे होते हैं, तो अलग एक्सपीरियंस होता है। लेकिन जब बात ईरान की होती है मौसमी, जिस वक्त ये एक्सरसाइज थी 18 फरवरी की ये बात मैं आपको बता रही हूँ, और अभी महज 2 हफ्ते का वक्त बीता है। विशाखापट्टनम में एक्सरसाइज थी, तो जब ईरान के आसपास युद्ध के बादल मंडरा रहे थे, तब स्ट्राइक्स शुरू नहीं हुई थी। तो सबको यही देखकर हैरानी हो रही थी कि ईरान का एक शिप यहाँ पे आ गया है, क्योंकि ईरान के इर्द गिर्द बहुत सारा असेट, जो मिलिट्री असेट है यूनाइटेड स्टेट्स का, वो बिल्डअप शुरू हो चुका था। और ऐसे में अपने देश से इतनी दूर आना सिर्फ एक डिप्लोमेटिक टाई को निभाने के लिए वाकई में ये कमेंडेबल था। तो ईरान की शिप को जब हमने वहाँ देखा, तो हमारे लिए वही बहुत इंटरेस्टिंग था अमित, कि ईरान की शिप भी आ गई। इट वॉज द हाईलाइट, बिकॉज कभी भी युद्ध हो सकता था, ऐसे सिग्नल्स मिलने लगे थे। और ईरान की जो शिप थी, जो IRS डेना है, ईरानियन शिप डेना है, तो उसके साथ उसके क्रू मेंबर्स भी थे। 130 से ज़्यादा क्रू मेंबर्स बताया जा रहा है कि ऑन बोर्ड थे। उन सबको हमने अपने सामने परेड करते हुए देखा। और जब वो परेड कर रहे थे, तो मैं वॉक थ्रू में बार बार यही बात बोल रही थी मौसमी, कि देखिए यहाँ पे ईरान के जो नेवी से लोग आए हुए हैं, उनके कमांडर्स यहाँ पे आए हुए हैं, उनके यहाँ युद्ध का संकट है, लेकिन फिर भी वो यहाँ पर आए हुए हैं। और इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि भारत और ईरान के बीच में मिलन से पहले भी, अगर मिलन की मैं बात करूँ राहुल, तो ये 13वां उसका एडिशन था। ऑल्टरनेट ईयर्स में मिलन एक्सरसाइज होती रहती है और भारत उसको होस्ट करता है। बहुत सारी कंट्रीज़ आती हैं, ये बात सबको पता है। लेकिन जब इस तरह का कोई नेशन आता है जहाँ पर अनयूजुअली कुछ उसके एरिया में चल रहा है, तो वो वाकई में एक अलग बात होती है। और यही हमने ईरान के शिप के साथ भी देखा। लेकिन जब डेना
वहाँ पे पार्टिसिपेट करा था, उसके वीडियोस भी हम लोग बना रहे थे। ईरानियन फ्लैग और ईरानियन क्रू, हमारे ईस्टर्न नेवल कमांड के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, कमांडर्स हैं, उनसे मिल रहे थे। तो हम सब के लिए वो बहुत बड़ा हाईलाइट था। तो मुझे अभी वही प्रोसेस करने में थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है कि जिन लोगों को हमने इतने करीब से देखा, मार्च करते हुए देखा, वो पूरे फुल एंथुजियाज्म में ईरानियन झंडा लेके विशाखापट्टनम की सिटी परेड का हिस्सा बने हुए थे, उनमें से बहुत सारे जो सेलर्स हैं वो अब नहीं हैं। सो दैट इज़ काइंड ऑफ अ शॉक फॉर अस। दूसरी बात, ये जो हुआ है, जो यूएस सबमरीन ने एक टॉर्पीडो के ज़रिए हमला किया, ये अपनी तरह का एक बहुत ही अनयूजुअल हमला है। अगर हम वर्ल्ड वॉर 2 के बाद की बात करें तो ऐसे 3 या 4 ही इंसिडेंट्स हुए हैं जिसमें एक सबमरीन ने पूरे शिप को डुबो दिया है। करेक्ट। तो वाकई में इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू, जहाँ पे पूरी दुनिया के 70 से ज़्यादा देश आए हुए थे, हमारी राष्ट्रपति उसको रिव्यू कर रही थी। कमेंट्री में हम सुन रहे थे कि ईरानियन शिप है और उसके बारे में भी, उसकी खूबियों के बारे में बताया जा रहा है। वही शिप अब जो है इंडियन ओशन रीजन में इतना नज़दीक हमारे चली गई। तो इट इज़ एक्चुअली अ मैटर ऑफ कंसर्न फॉर एवरीवन कि अब जब कहते हैं ना दूर से आग लगती है तो कुछ चिंगारियां जब अपने पास आती हैं तो ज़्यादा चिंता होती है, और वो चिंता अब सबको हो रही है, भारत के अंदर भी और जो लोग क्लोज विसिनिटी में हैं उनको भी। जैसे कि यूजुअली क्या होता है, मतलब ये जानना चाहेंगे कि जैसे कि ऐसे डिप्लोमेटिक मिशंस होते हैं या इस तरीके का, तो रूल ऑफ इंटरनेशनल वाटर्स क्या कहता है? बिकॉज ये वॉज शॉट डाउन ऑन इंटरनेशनल वाटर्स, और क्या इस तरीके की इज अगेन अ वायलेशन ऑफ द इंटरनेशनल लॉ? बिल्कुल मौसमी, देखिए जो रूल है, जो मैरिटाइम लॉ है, जिनीवा कन्वेंशन है, उसके तहत रूल तो ये कहता है कि अगर कोई भी मिलिट्री असेट, चाहे वो शिप हो, चाहे वो कोई हवाई जहाज़ हो या फिर ट्रूप्स हो, अगर वो किसी डिप्लोमेटिक मिशन पे होते हैं तो उन्हें टारगेट नहीं किया जाता है। ये एक रूल बेस्ड ऑर्डर अगर आप फॉलो करते हैं तो वो होता है। लेकिन अब डिबेट शुरू हो गई है, क्योंकि आप देखिए 17 तारीख को वो शिप वहाँ पर पहुँची, 18 को उसने इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू में हिस्सा लिया, फिर उसके बाद मिलन एक्सरसाइज हुई 25 तारीख तक, और उसके बाद वो लौट रही थी। आप वक्त देखिए, बहुत लंबा वक्त नहीं है यहाँ से उसके लौटने के मिशन में। इंडियन ओशन रीजन में वो थी और वहाँ पर उसको टारगेट किया गया है। तो अब बहुत से लोग इस बात पे डिबेट कर रहे हैं कि ये बहुत गलत था, लेकिन कुछ लोग कहते हैं उसको जस्टिफाई भी किया जा रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई माइट इज़ राइट, जब लड़ाई होती है तो कोई एवरीथिंग इज़ फेयर इन लव एंड वॉर कहा जाता है, सो दिस इज़ वॉर, सो दे आर ऑल्सो जस्टिफाइंग दिस पर्टिकुलर थिंग। लेकिन जो रूल होता है, जो मैरिटाइम लॉ होता है, जिनीवा कन्वेंशन का जो रूल है, वो ये है कि अगर कोई डिप्लोमेटिक मिशन पे गए हुए हैं अपनी फ्रेंडली फॉरेन नेशन के पास, जैसे वो इंडिया आया हुआ था, तो उसको टारगेट नहीं किया जाना था, क्योंकि वो लड़ने नहीं आया था, वो एक एक्सरसाइज का हिस्सा था। अमित, कहते हैं ना कि अगर युद्ध तुम्हारे मन में है तो तुम्हें शस्त्र नहीं शास्त्र की ज़रूरत है। तो जिस तरीके से अमेरिका इस पूरे युद्ध को ले रहा है, अभी ईरान के फॉरेन मिनिस्टर का बयान आया, कहीं ना कहीं आपको मतलब कि क्या फॉल आउट आप देख रहे हैं, पॉलिटिकल फॉल आउट इंडिया में भी? क्योंकि कहीं ना कहीं भारत का नाम तो इसमें आ ही रहा है ना, क्योंकि भारत की मिलन एक्सरसाइज के लिए आई थी। तो किस तरीके से देख रहे हैं इसको? बिल्कुल, और ये भी सवाल उठ रहा है, इनफैक्ट मे बी शिवानी इस पे ऐड कर सकती हैं कि क्या उसके पास वॉर कैपेबिलिटीज थी भी? जो मेरे दिमाग में यही सवाल था, आई स्वेयर मेरे दिमाग में यही सवाल था, ये कि आप क्योंकि यहाँ एक एक्सरसाइज, जॉइंट एक्सरसाइज के लिए आए थे, वॉर कैपेबिलिटीज अगर नहीं है तो उसमें उसको स्ट्राइक डाउन करना अपने आप में और फर्दर उस पे लेयर्स ऐड कर देता। और इनफैक्ट इंडिया में तो देखिए ऑलरेडी पॉलिटिकल इसको लेकर बवाल शुरू हो गया। ऑब्वियसली अपोजिशन पार्टीज एक घेराबंदी करने की कोशिश कर रही थी पहले से ईरान वाले मामले पर, और एक लंबा हमारा, जैसा शिवानी बता रही थी, ईरान के साथ हमारा अपना रिश्ता रहा है, कल्चरल और ट्रेडिशनल प्लस बिजनेस टाइज रहे हैं। तो वैसे में सवाल उठाया जा रहा है कि और भारत के इतने करीब हुआ है तो निश्चित रूप से जो विपक्षी पार्टियां हैं वो तो अब घेराबंदी करने की कोशिश करेगी सरकार की। पहले ही इस पे मुझे लगता है राहुल खुलकर बात करेंगे। सोनिया गांधी जी का जो लेख है वो अपने आप में बहुत सारे बहुत टेक्निकल पॉइंट्स को उठा रहा है कि किस तरह से कितना ज़रूरी था, और उसके बाद इस शिप को स्ट्राइक डाउन करना फिर से एमिनेशन दे रहा है मे बी अपोजिशन पार्टीज, क्योंकि अब जो सत्र है लोकसभा का बजट सेशन वो शुरू होने ही वाला है, रिज्यूम होने वाला है रैदर, तो उसमें इसको लेकर कहीं ना कहीं विपक्ष सरकार से सवाल जरूर पूछेगी। तो ईरान
के युद्ध पर स्टैंड और ऊपर से शिप पे जो अटैक हुआ यूएस द्वारा, हमारे इन्फ्लुएंस में जो पानी, जो इंडियन ओशन का वो इलाका जो इंडियन इन्फ्लुएंस का माना जाता है, वहां तक आ जाना और आगे के लिए कंसर्न्स तो हैं ही। ये सवाल तो मन में ही महज लोगों के। 300 किलोमीटर दूर भारत से आधा घंटा अगर आप वाकया हुआ चॉपर है। से जाएं तो श्रीलंका के बॉर्डर के पास, पर 300 किलोमीटर भारत से दूर है। और दूसरा कि थोड़े दिन पहले ही डीडी पे मतलब कि पूरा इस फ्लीट के बारे में जिक्र हो रहा था कि कैसे एक वहाँ पे ईरान में पर्वत है जिसके नाम पर ये फ्लीट का नाम पड़ा है, शिप का नाम पड़ा है आइरिस देना। तो वो अपने आप में राहुल, जिस तरह से अमित भी बता रहे थे, ऐश्वर्या यू वांट टू ऐड समथिंग, यू कैन ऐड। विपक्ष इस पूरी चीज़ को किस तरीके से देख रहा है? क्योंकि सोनिया गांधी, मुझे याद है कि जब अफ़गानिस्तान का युद्ध छिड़ा था तो ये जिक्र किताब में भी है फॉर्मर मिलिट्री चीफ के कि जब अफ़गानिस्तान का युद्ध छिड़ा था तो जो सीसीएस की बैठक हुई थी और उसमें अटल बिहारी वाजपेयी, जॉर्ज फर्नांडिस उस वक्त के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं, तीनों मिलिट्री चीफ्स, और जसवंत सिंह मौजूद थे, वो तो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर थे। और यूएस बार बार अप्रोच कर रहा था भारत को, और यूएस बार बार मतलब अप्रोच कर रहा था कि आप हमें फैसिलिटेट कीजिए, मतलब एलाइज विन करना चाह रहा होगा। और वो सीसीएस की बैठक हुई और जसवंत सिंह ने अपनी फ्लैम्बॉयंट इंग्लिश में बोला कि दिस इज़ द टाइम वी कैन प्रूव दैट वी आर रियल एलाइज ऑफ द यूएस एंड यू नो वी कैन गेट क्लोजर टू द यूएस। तो हम लोग ये साबित कर पाएंगे और मुझे लगता है कि हम लोग को इसमें ज्वाइन करना चाहिए यूएस को, जो अफ़गानिस्तान का तालिबानाइजेशन को एलिमिनेट करने के लिए और WMDs ढूंढने के लिए, इस तरह से। तो उस वक्त जब जिक्र चर्चा हुई तो अटल जी ने, जसवंत सिंह ने लंबा बोला तो अटल जी ने मुड़ के फिर मिलिट्री चीफ्स को देखा और तीनों ने सुर में मतलब आपस में बातचीत करके बोला दिस इज़ नॉट आवर वॉर। हम लोग इस चीज़ के लिए प्रिपेयर्ड भी नहीं है और ये हमारा युद्ध नहीं है। अननेसेसरली हमें कोई युद्ध में खिंचना नहीं चाहिए। फिर अटल जी ने उनकी सुनी और जॉर्ज फर्नांडिस की तरफ देखा तो जॉर्ज फर्नांडिस साहब ने कहा कि मेरा भी वही मानना है जो हमारे मिलिट्री चीफ्स ने कहा, मेरे लिए भी वही सही है। आई थिंक ये सही फैसला था क्योंकि बाद में पाकिस्तान ने दिए और उसके बाद पाकिस्तान ने झेला पूरा इंसर्जेंसी को। हाँ, उसमें क्या अटल जी का रिएक्शन बहुत दिलचस्प हो जाता है क्योंकि अटल जी उठे और उन्होंने बोला कि इसके लिए थोड़ा और वक्त चाहिए, यानी कि जो खादी वर्दी वाले हैं या खद्दरदारी हैं उनसे ज़्यादा खाकी वर्दी वालों की सुननी चाहिए और इसको समझने के लिए थोड़ा और वक्त लगेगा। एक बात है कि उस चीज़ में तुरंत कूदने से बचते हुए अटल जी ने ये फैसला लिया। बिल्कुल। और एक दूसरी अहम बात जोड़ूंगी मौसमी, भारत कभी भी किसी युद्ध को अपॉर्चुनिटी की तरह नहीं देखता है कि ये मेरे लिए अपॉर्चुनिटी हो सकता है, हम क्लोज हो सकते हैं। हमारा जो बार बार स्टैंड यही रहा है कि वी नेवर वांट वॉर अनलेस इट इज़ लाइक द वन वी हैड टू डू, जब हमारे लिए बिल्कुल इनएविटेबल हो जाता है उसको रोकना। या तो इसीलिए अफ़गानिस्तान में भी जब यूएस का एक्शन हो रहा था तो इंडिया की वॉर भी नहीं थी और इंडिया उस अपॉर्चुनिटी को भी इस्तेमाल नहीं करना चाहता था, बिकॉज हमेशा वॉर के बारे में भारत का यही स्टैंड रहा है कि पीसफुल रेजोल्यूशन होना चाहिए और आज के दिन भी यही हो रहा है। तो राहुल, इसमें मैं बोलना चाह रही थी कि अटल जी का जिक्र सोनिया गांधी ने भी किया। आप देखिए वो जो आर्टिकल है, देखिए कांग्रेस ने तो पहले भी उससे पहले भी एक स्टेटमेंट इशू किया था जिसमें उन्होंने कंडेम किया था जो अयतुल्ला खामेनेई की जो डेथ हुई उसको लेकर उन्होंने कंडेम किया। उन्होंने कहा कि भाई सरकार को इस पे स्टैंड लेना चाहिए, कम से कम सरकार भी तो कंडेम करे कि एक हेड ऑफ द स्टेट को मार दिया गया है। उसके बाद सोनिया गांधी का जो पूरा आर्टिकल आया जिसमें उन्होंने कहा कि जो आपकी ये जो साइलेंस है, ये साइलेंस आपकी एक तरीके से एब्डिकेशन है, आपने छोड़ दिया है अपनी जो जिम्मेदारियां हैं आपकी। एक मुल्क जिसकी इतनी स्टैंडिंग है पूरी दुनिया के अंदर, भारत है, आप G20 का हिस्सा होने की बात करते हैं, आप तब दुनिया भर के तमाम फोरम्स के अंदर आप हैं, चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी है, उसके बाद भी आप अगर और किसके लिए आपको बोलना है, आपको सिर्फ
मतलब ईरान के साथ आपके कोई बुरे ताल्लुकात तो है नहीं। आपने चाबार पोर्ट उनके साथ में बनाया था, आपने इतना सारा पैसा वहाँ पे इन्वेस्ट किया हुआ है। बचपन में हम सुनते थे कि हाँ भाई ईरान आपके लिए तैयार है कि आप पाइपलाइन बिछा दीजिए, हम आपको पेट्रोल दे देंगे। तो जो इतना इम्पोर्टेंट आपका एक और सबसे इम्पोर्टेंट, वो एक बहुत बड़ा रिलीजियस सेंटर है शिया कम्युनिटी के लिए। शिया कम्युनिटी के बहुत सारे लोग यहाँ पर रहते हैं। मैं खुद जंतर मंतर पर गया था, लोग रो रहे थे जब उनकी खबर आई कि उनकी मौत हो गई है। लोग रो रहे थे, उनके पोस्टर्स लेकर आए थे, अपनी छाती पीट रहे थे। कहाँ से आए थे ये लोग? ये तमाम लोग दिल्ली के रहने वाले कवर थे। करने गए मैं जंतर मंतर, जब उनका ये खबर बाहर आई कि उनकी डेथ हो गई है, पूरी भारत के अंदर प्रदर्शन हुए। संभल में हुआ, कारगिल में हुआ, लखनऊ में हुआ, दिल्ली में भी हुआ जंतर मंतर पर। हाँ। मैं गया वहां पर, तो वो लोग अपने वो लोग दे डायरेक्टली कनेक्ट विद देयर लीडर अयातुल्लाह खमेनी के साथ में। तो इसकी रिलीजियस इंपॉर्टेंस भी है। आप एप्लीकेशन आपने कर दिया एक तरीके से, आप कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। अच्छा, अभी तक आप तो बोल रहे थे कि वॉर में हम पार्टी नहीं बन सकते। भाई ठीक है, आपके भारत के अंदर शरण देना या भारत में कोई मेहमान आया है, उसको आपके बैकयार्ड में गिरा दिया गया है, कम से कम उस पर आप बोलिए। कांग्रेस जो है वो सीधा सीधा ये कह रही है कि भारत को कहीं ना कहीं तो लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। वेनेजुएला का राष्ट्रपति उठा के ले गए, तब भी कांग्रेस ने कहा था कि भाई आप बोलिए। क्या ऐश्वर्या इसमें जो राहुल कह रहा है, क्या भीतर खाने चल रहा है? मतलब अभी मतलब बेसिकली वेट एंड वॉच की स्थिति लग रही है आपको? पूरी तरीके से, क्योंकि जो आपने बोला ना मौसमी, गवर्नमेंट, भाई ये पाकिस्तान और इंडिया के बीच में कुछ नहीं हुआ है। हमने एक चीज हमेशा से मेंटेन करी। डोनाल्ड ट्रंप जब वहां से ये बयान देते हैं, लेटेस्ट स्टेटमेंट उन्होंने लास्ट वीक दिया कि भाई 35 मिलियन लोगों ने कहा कि पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर जो है वो मर जाते अगर मैं इंटरवीन नहीं करता। तो हम, एक चीज़ हमारी बहुत क्लियर है कि आप, हमारे बायलेटरल के अंदर पाकिस्तान इंडिया की बात होती है, हम किसी तीसरे मुल्क का हम नहीं चाहते इंटरफेरेंस। तो उसी तरीके से इंडिया भी इंटरफेयर नहीं करेगा। और देखो, जो हमारी बात है कि हमें प्रिपेयर्ड रहना है, वो अर्जेंसी दिखी थी प्राइम मिनिस्टर मोदी जब वापस आए थे। उसी दिन देर रात को CCS की बैठक बुलाई गई। उसको बुलाने के पीछे का रीजन यही है कि आप अलर्ट पे रहिए, क्योंकि जिस तरीके से ईरान अटैक कर रहा है, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि रिटेलिएशन हो रहा है, और अब जो US ने किया इतना घर के पास, तो वी नीड टू बी प्रिपेयर्ड। लेकिन हमें एक्टिवली किसी वॉर के अंदर घुसना नहीं है, क्योंकि हमारा लेना एक नहीं, देना दो नहीं, एटलीस्ट इस वॉर के अंदर। और बिगर कंसर्न जो हमारा है वो है ऑयल, क्योंकि सरकार ने पिछले कई सालों में बहुत मेहनत करी है इन्फ्लेशन को, रिटेल इन्फ्लेशन को चेक में रखने की। उसका इम्पैक्ट जो है वो सरकार ज्यादा इस समय असेस कर रही है। ज्यादा एक्टिव मैं आपको बताऊं तो पेट्रोलियम मिनिस्ट्री है इस समय, क्योंकि वो नजर बना के रख रहे हैं कि जैसे ही रेट बढ़ेगा तो कंपनीज को इंस्ट्रक्शन दिया गया कि आप एब्जॉर्ब करिए, क्योंकि जब रेट कम होता है तो भी हमें पेट्रोल उसी रेट पे मिलता है। और 2023 से आप ध्यान देंगे तो पेट्रोल और डीजल के रेट्स बढ़े नहीं है हिंदुस्तान में। तो गवर्नमेंट के लिए वो ज्यादा बड़ा कंसर्न है कि हमें अपनी इकोनॉमी को सेव करके रखना है। पैनी नजर बना के रख रहे हैं। मैं आपको बता दूं 24 आवर्स मॉनिटरिंग हो रही है सिचुएशन की। और ये जो कॉल्स हो रही हैं 48 आवर्स के अंदर 8 देशों के लीडर्स के साथ जो प्रधानमंत्री कॉल कर रहे हैं, उसका रीजन यही है कि हम रियल टाइम असेसमेंट ले रहे हैं। हमारी एजेंसीज भी, मैं आपको बता दूं, पूरी तरह से सतर्क हैं। ऑन ग्राउंड जो है वो भी पूरी तरीके से सतर्क हैं। वेट एंड वॉच की सिचुएशन है, क्योंकि हम इसमें करेंगे क्या। देखिए, इंटरेस्टिंग है कि जो ऐश्वर्या बता रही हैं कि चाहे वो जॉर्डन हो, चाहे वो UAE हो या ओमान हो, प्रधानमंत्री ने तमाम हेड्स ऑफ स्टेट से फ़ोन कॉल पर बातचीत की है। इजरायली PM से भी बात की है, और जितने भी मिडिल ईस्ट के देश हैं जो इस युद्ध में किसी तरह से प्रभावित हैं, तो उनसे बातचीत उन्होंने फ़ोन कॉल पर की है। लेकिन अमित, जैसे कि जिक्र हम लोग कर रहे थे कि तमाम भारतीय ईरान में बहुत सारे शिया कम्युनिटी के स्टूडेंट्स भी हैं, और बहुत सारे स्टूडेंट्स मेडिकल पढ़ने जाते हैं, ईरान में हैं, और मिडिल ईस्ट में भी कई भारतीय हैं जो नौकरी पेशा हैं, वहाँ पे रह रहे हैं। उसको लेके आप लगातार एयरपोर्ट पे, देखिए अमित ना, एयरपोर्ट पे कई उन्होंने लगातार लाइव्स भी दे रहे थे। तो क्या देखा आपने IGI एयरपोर्ट पर, और किस तरीके से आपको लगता है कि भारत सरकार इसमें सक्रिय दिखी? ओवरऑल ही पिक्चर हम सक्रिय दिखी या नहीं सक्रिय दिखी, मतलब दोनों चीजें हैं। तो खैर दोनों, क्योंकि हम लोग बेबाकी से डिस्कस करते हैं, यहाँ पे कोई एजेंडा चल नहीं रहा। तो आप बताइए क्या देखा। एक तो टर्म हम लोग को थोड़ा डिफरेंशिएट करना सीखना पड़ेगा। एक तो रिपैट्रिएशन और रिलीफ वाला जो रेस्क्यू मिशन नहीं था ये। रेस्क्यू मिशन अभी तक हमने नहीं किया है, क्योंकि रेस्क्यू जैसे एक तो हालात जो एसएस ईरान हम जा नहीं रहे हैं अभी,
है ना, वहाँ जो स्थिति बनी हुई है, वहाँ से जो लोग फंसे हुए हैं उनको हम कैसे लाएंगे नहीं लाएंगे, अभी फिलहाल उस पर चर्चा नहीं हो रही है। हाँ। और क्योंकि कम्युनिटी भी, इंडियन डायस्पोरा जो इन देशों में रह रहा है बहुत बड़ा है, ऐसा नहीं है कि 10, 20, 50 हजार लोग कहीं पे रह रहे हैं। वो संख्या आप ओवरऑल जाएंगे तो मुझे लगता है करोड़ के 1 करोड़ के एक करोड़ के आसपास का है। तो उतने लोगों को आप लेकर आना वो भी ऑलमोस्ट एक इम्पॉसिबल टास्क है। और वो लोग आना चाहते हैं कि नहीं, ये भी एक बड़ा सवाल है। क्योंकि मैं जब एयरपोर्ट पे था तो आप सिचुएशन समझिए कि एक व्यक्ति जो रियाद में रहते हैं, और रियाद में 2 दिन पहले, जब मैं बात कर रहा हूं तो 2 दिन पहले एयरक्राफ्ट्स, मैं क्योंकि लगातार लाइव ट्रैकिंग कर रहा था रियाद के एयरपोर्ट की, दुबई की एयरपोर्ट की और जड्डा की एयरपोर्ट की, इस तरह के एयरपोर्ट्स को मैं लाइव ट्रैक कर रहा था और उसमें देख रहा था कौन सा क्राफ्ट कैसे जा रहा है। हाँ। तो 2 दिन पहले जब इस व्यक्ति से बात हो रही है तो 2 दिन पहले उसी रियाद के एयरपोर्ट पे क्राफ्ट जाते हुए रिवर्स हुए हैं, क्योंकि ड्रोन अटैक का खतरा वहां पे परसीव किया गया था। लैंडिंग से पहले हाँ, नहीं तो हाँ, तो मतलब रनवे है, आप पास पहुंच गए हो। नहीं, एयरपोर्ट जाने के लिए जो रूट होता है ऑलरेडी, अगर जिसको हम ट्रैक करते हैं उसमें पूरा रूट दिखता है कि ये क्राफ्ट यहाँ से उड़ेगा। मान लीजिए अगर दुबई से क्राफ्ट उड़ा है, दिल्ली आना है तो उसका पूरा रूट दिखाई देता है। ठीक है। वो मिड रूट से जो रियाद के लिए अप्रोच होता है, रियाद अप्रोच के पहले ही वहां से रिवर्स करके बैक टू बेस जा रहा है। ये हुआ। इनफैक्ट इंडिया के केस में दुबई के लिए जो क्राफ्ट्स उड़े थे, 4 क्राफ्ट्स उड़े थे, एमिरेट्स के क्राफ्ट थे वो, सिर्फ मुंबई की फ्लाइट जो 2 घंटे प्रीपोन हो गई थी वो दुबई लैंड की, और बाकी 3 फ्लाइट्स जो दिल्ली से उड़ी और जगहों से उड़ी, वो क्योंकि अपने स्केड्यूल टाइम पे उड़ी थी तो वो कैंसिल करना पड़ा, रिवर्स करना पड़ा, उसको बैक टू बेस करना पड़ा। तो ये हालात थे। रियाद से वो आदमी ट्रैवल करके जेड्डा पहुंचा, जेड्डा से ओमान एयर की फ्लाइट से दिल्ली आया। उसके बाद भी आप पूछ रहे हैं कि वहाँ हालात क्या हैं, तो वो व्यक्ति हमें कह रहे थे कि नहीं, वहाँ तो सिचुएशन सब ठीक है। तो इसलिए मैं कह रहा था कि लोग आना चाहते भी हैं कि नहीं, ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि उनको एक सिस्टम में फेथ है वहाँ पे। पैनिक नहीं है, लेकिन फैमिलीज यहाँ पे डरी हुई हैं। ऑब्वियसली आप एक सिटी में रहते हो, जैसे हम लोग उसमें जब इंडिया ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, हम दोनों तो पीर पंजाल में थे, आप भी एक अलग बॉर्डर पे थी, तो हमारे लिए तो वहाँ बड़ा पैनिक सिचुएशन था। लेकिन दिल्ली में बैठा हुआ आदमी को लग रहा होगा कि सब चिल्ड आउट है, सब ठीक चल रहा है। ओवरऑल पिक्चर में तो आप बहुत पैनिक में रहते ही हैं जब आप देखते हैं। मौसमी, पिछली बार ये क्योंकि इजराइल और ईरान और यूएस की बात हो रही है, और जो बात अमित कह रहे हैं कि लोग वापस आना चाहते भी हैं कि नहीं, दैट इज़ अ बिग क्वेश्चन। तो जब मैं इजराइल गई थी जून 2025 में, 12 दिन का वो ईरान इजराइल का युद्ध था, तो उस वक्त रेस्क्यू मिशन चलाया था। लेकिन वहाँ पे बहुत सारे इंडियंस ऐसे हैं, साउथ इंडिया के लोग हैं जो मेडिकल लाइन में, जो केयर टेकर्स हैं वहाँ पे, और दूसरे लेबर इंडस्ट्री में बहुत सारे लोग हैं। तो उनसे हमने पूछा कि आप क्यों नहीं जाना चाहते हो। बहुत सारे थे जो नहीं जाना चाह रहे थे। तो उनका कहना था कि हम यहाँ पे, हमें पता है कि बंकर्स हैं, हम बच जाएंगे, और जब हमें रेस्क्यू करके MEA ले जाता है इंडिया, ले तो जाएगा, लेकिन जब वॉर ख़त्म हो जाएगा तो अपने पैसे खर्च करके वापस आना पड़ेगा। दैट इज़ अ बिग कॉस्ट, वी डू नॉट वांट टू गिव दैट। और दूसरी चीज़, उन्हें एक्चुअली सिस्टम में वहाँ पर फेथ है। बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ जो दुबई में फंसे हुए, लारा दत्ता हैं, तमाम और लोग हैं, उनका यही कहना है कि आवाज़ें बहुत आ रही हैं फाइटर्स की, एक्शन हो रहा है, बट देयर इज़ नो पैनिक, पीपल आर अश्योर्ड कि वो सेफ रहेंगे। मतलब कि एक ये होता है कि हम लोग जिस तरह से तस्वीर देखते हैं वहाँ पे कुछ और घट रहा होता है। पर ये जैसे आपको बता दें कि यहाँ पे जो हम लोग रिपोर्टर्स हैं, अधिकतर सभी लोग युद्ध को कवर कर चुके हैं। कोई यूक्रेन में, कोई इजराइल में, कोई बॉर्डर पर हम लोग जा चुके हैं, ग्राउंड पे रिपोर्ट कर चुके हैं। और ये जो होता है ना कि एक्चुअली मिसाइल्स नहीं आती, वो ड्रोन्स आते हैं। लगता है कि बम गिर रहे हैं, वो बम नहीं गिरते, वो ड्रोन्स होते हैं। कुछ लोडेड होते हैं। कुछ तस्वीरें जैसे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कई ऐसे थे जिनमें कैमरा था, दे डिडंट हैव गन पाउडर और एक्सप्लोसिव्स, तो वो होते हैं। और क्या होता है कि एयर डिफेंस सिस्टम ऐसा होता है, मुझे याद है कि हम लोग यूक्रेन में जब थे तो लाइफ इन अ सबवे हो गई थी। मतलब कि बच्चे स्कूल की पढ़ाई, जो ट्रेन्स थी वो कंपार्टमेंट में, घरों में तब्दील हो गई थी कि मतलब ये हाउस नंबर 12 है,
एक सीट थी, बर्थ थी, वो हाउस नंबर 12 थी, उसमें फादर और डॉटर रह रहे थे। फिर जो दूसरी बर्थ थी वो हाउस नंबर 13 थी, उसमें एक ग्रैंड मदर और एक डॉटर और उनकी डॉटर रह रहे थे। उस तरह से हर एक बोगी में एक घर था या 2 घर थे। नेट्स लगी हुई थी, सिलेंडर था, वहाँ पे हीटर्स लगे हुए थे। उनने अपना मकान बना रखा था। किसी की स्टडी टेबल जो है वही दीवार की ट्रेन की खिड़की थी, सबवे की में जो ट्रेन रुकी हुई थी उसकी खिड़की पे उसकी स्टडी टेबल बनी हुई थी बच्चे की। और बाहर जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं उसमें भी खेमे बटे हुए थे कि यहाँ पे मेरा सामान रखा है या तुम्हारा सामान रखा है। जो अपना प्रोफेशन है वहीं पे कर रहे थे। उनको नहीं मालूम था कि उनको 2 महीने वहाँ बिताना है कि 6 महीने वहाँ बिताना है कि 8 महीने बिताना है। तो ज़िंदगी एक तरीके से बिल्कुल ही तब्दील हो गई थी। और वो बच्चों से मैं पूछ रही थी कि वो उनसे एक सवाल मैं पूछती थी बार बार। इसलिए मुझे लगता है कि जंग जो है वो सबसे ज़्यादा जो उसमें नुकसान होता है वो मुझे लगता है मानवता का नुकसान होता है। क्योंकि जंग में वो बच्चों को नहीं पता था वो स्कूल कब जाएंगे, और उनकी एक ही चाहत थी कि वी वांट टू गो बैक टू स्कूल, एंड द वुमेन वांटेड टू गो बैक टू द नॉर्मल लाइफ। और कोई एक चीज़ आप जंग में देखते हैं देशों में कि पुरुष रह ही नहीं जाते, देयर आर नो मेन। जो भी आदमी है उसके पैर हमारे साथ जो हमारे ड्राइवर थे यूक्रेन में, वो उनके पैर में रॉड लगी हुई थी, इसीलिए वो सेफ थे। स्लावा उनका नाम था और स्लावा विक्ट्री का नाम होता है। तो वो स्लावा मेरे साथ रहते थे और वही हम लोग को ड्राइव करते थे। वो इसलिए नहीं गए थे क्योंकि वो मतलब उस तरीके से नहीं जंग में फिट फॉर वॉर थे, तो वो थे। वरना तो सारे ऑल द मेन वर गॉन एंड मेनी वुमेन वर गॉन। तो ये एक फैक्ट रहता है। मतलब मुझे लगता है तो राहुल आपने भी कवर किया यूक्रेन में, क्या देखा था आपने? 18 से 60 साल के बीच के जो मर्द हैं उनको देश छोड़ना मना था। आप देश नहीं छोड़ सकते अगर आप यूक्रेन में हैं। जब वॉर वहाँ पे छिड़ी हुई थी, 18 से 60 साल की अगर आपकी उम्र, वहाँ पर बहुत लोग जो लड़ना नहीं चाहते थे वो अपने फर्जी डॉक्यूमेंट बनाते थे कि हाँ भाई हम निकल जाएं। वो बाहर निकल जाते थे। जाहिर है 18 से 60 साल तक तो आप जा ही नहीं सकते ना। लॉ बनाया हुआ था वहाँ पर, उसको कुछ कहते हैं कॉन्स्क्रिप्शन, कुछ ऐसा कोई वर्ड होता है, रूल होता है जिसमें मैंडेटरी आपकी भर्ती कराई जाती है। तो बहुत लोग जो नहीं चाहते थे वो डॉक्यूमेंट वगैरह बना के निकलते थे। जब हम पहुँचे, मैं ऑपरेशन गंगा कवर करने गया। इनिशियली मैं पहले हंगरी गया, फिर हंगरी से फिर पोलैंड गया। पोलैंड में जो बॉर्डर एरिया है उसका नाम लुब्लिन है। लुब्लिन से मैंने बॉर्डर क्रॉस किया यूक्रेन के लिए। फिर लवीव गया। लवीव से जब मैं कीव जा रहा था तो जो ट्रेन थी उसमें सिर्फ हम 3 लोग थे, पूरी ट्रेन खाली थी। तो जो टीटी होता है, हम टीटी बोलते हैं, जो टिकट चेक करने वाला बंदा था, उसने बोला कि मैंने कहा कि भाई लोग कहाँ हैं? बोला सब लोग वहां से भाग रहे हैं, आप भी 3 लोग वहां जा रहे हैं। अच्छा, मतलब लोग वहां से वापस आ रहे थे। ट्रेन जो आ रही थी कीव से, जो बाहर निकल रही थी, उसमें लोग थे, कोई कीव जा नहीं रहा था। तो मैं कीव पहुंचा। कीव पहुंचने के बाद वहां पर देखा पूरा सारा का सारा जो है कर्फ्यू लगा हुआ है। मैं बाहर नहीं निकल सकता था। फिर मैंने फ़ोन किया वहाँ पे जो हमारे एम्बेसडर थे उनको, जो उन्होंने कहा कि एम्बेसी तो शिफ्ट हो गई है पोलैंड, आप यहाँ क्या करने आए हैं, हम आपकी मदद नहीं कर सकते हैं। तो फिर हमने उनको रिक्वेस्ट करी। उन्होंने कहा ठीक है हम कुछ करते हैं। फिर उन्होंने हमारी हेल्प करी किसी तरीके से। फिर हमको होटल मिला। मैं रात को सोता था कीव के अंदर, और वहाँ पे जो स्काईलाइन है अपने होटल की खिड़की से देखता था, और सुबह उठता था तो एक आध बिल्डिंग गायब रहती। अच्छा, ये जो वॉर रिपोर्टिंग के बारे में बता रहे हैं ना, कि जहाँ से सब लोग निकल रहे होते हैं तो वॉर रिपोर्टर वहाँ घुसने की मशक्कत में जुटा होता है। मुझे याद है जब इजराइल की लड़ाई हो या यूक्रेन में भी, जब वीज़ा बनाने के लिए हम जाते थे, स्पेशल फ़ोटो होती है कुछ डिफरेंट तरह की, तो फोटोग्राफर कह रहे हैं आपको कौन सी कंट्री जाना है? तो हमने उसको बोला कि हम यूक्रेन जा रहे हैं। अरे सारी दुनिया वहाँ से निकल रही है, आप वहाँ क्या करने जा रहे हैं? हमने कहा हमारा काम ही वैसा होता है, जहाँ से सब भाग रहे होते हैं हम वहाँ जा रहे होते हैं। तो ये अक्सर ऐसा ही होता है, चाहे वो रशिया यूक्रेन हो, इजराइल ईरान वाली वॉर हो, या फिर ऑपरेशन सिंदूर हो, जहाँ जम्मू कश्मीर में भी लाइन ऑफ कंट्रोल से लोग दूर जा रहे थे। तो हम लोग कोशिश में थे कि कैसे सबसे आगे पहुँच जाएं ताकि लोगों को बता सकें कि यहाँ हो क्या रहा है। जिस होटल में मैं रुका हुआ था मौसमी जी, कीव के अंदर, उसकी 6ठी मंजिल पे मेरे को रुकवाया गया।
और बाद में जब मैं वहाँ से चेकआउट करके जा रहा था तो मैंने देखा लिफ्ट तो चल रही है, और लिफ्ट के लिए मेरे को मना किया था, आप लिफ्ट मत यूज़ करिएगा। तो मैंने जाके लड़ाई करी उसके साथ में, आने के साथ। मैंने कहा आप पागल हैं, पिछले 20 दिनों से मैं 6 मंदिर चढ़ता हूँ, 6 मंदिर नहीं उतरता हूँ, आपको तरस नहीं आता मेरे ऊपर? चल तो रही है लिफ्ट आपकी। और वो जो बिल्डिंग थी वो 15 माले की बिल्डिंग थी। उसने कहा था तुम्हें छठे पे इसलिए रुकवाया हुआ है कि अगर बॉम्ब गिरा तो 14 जाएगा, 13 जाएगा, 12 जाएगा, 11 जाएगा, छठी तक बच जाएंगे आप। लेकिन जब गिरेगा तो लिफ्ट बंद हो जाएगी, धस जाएगी नीचे, आप मर जाएंगे। तो यूक्रेन की जो कैपिटल है कीव, उसके जो एडजॉइनिंग एरियाज हैं वो उनका नाम है बूचा, ब्रेवरी। तो वहाँ पर थे, तो वहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम है लैंग्वेज, कम्युनिकेशन आप नहीं कर पाते क्योंकि वहाँ के लोग बिल्कुल अंग्रेजी नहीं बोलते हैं। मतलब पॉइंट में कुछ लोग अंग्रेजी बोलते होंगे वहाँ पर, वो रशियन बोलते हैं, यूक्रेनियन बोलते हैं। तो मैंने कमांडर को कहा कि मेरे को थोड़ा आगे जाना है क्योंकि वहाँ से मोर्टार शेलिंग हो रही थी। तो मैंने कहा कि मुझे थोड़ा आगे जाना है, शूट करना है, क्योंकि जाहिर है एज ए रिपोर्टर आप चाहते हैं कि आप एक्शन दिखा पाएँ कैमरा पे। तो उसने मेरे को कहा कि उसने मेरे इशारा किया, उसने कहा कि यानी आप जाएंगे तो पैदल पैदल, लेकिन आप आएंगे स्ट्रेचर पे, क्योंकि 2 दिन पहले वहाँ पर न्यूयॉर्क टाइम्स के जो रिपोर्टर थे उनकी गोली लगने से मौत हो गई थी। बहुत सारे जर्नलिस्ट मरे थे उस टाइम पर यूक्रेन के कॉन्फ्लिक्ट के अंदर। तो ये असल में जब आप होते हैं तो वो अलग एक्सपीरियंस होता है, उसको डिफाइन करना बड़ा मुश्किल है। आपको पता है राहुल, मैं 1 महीने यूक्रेन युद्ध में थी और जब मैं वापस आई तो मैं वापस जाना चाहती थी। मुझे यहाँ का जो नॉर्मलाइजेशन है ना अच्छा नहीं लग रहा था। मुझे अजीब सा फीलिंग हो रहा था। आई वॉज सो यूज टू द डेथ एंड द ट्रेजेडी एंड द सॉरो, जो इतना सारा मैंने देखा था, इतना दुख, कोई हर एक परिवार में कोई चला गया है। तो आई वॉज इन अ स्टेट ऑफ ट्रॉमा जो मुझे खुद नहीं रियलाइज हुआ। मैं वापस आई, मैंने अपनी सुपर बॉस को बोला कि मैं वापस जाना चाहती हूँ। तो उन्होंने बोला कि आई थिंक यू नीड अ ब्रेक। मैंने कहा मैं हफ्ते भर में वापस जा सकती हूँ। तो बिकॉज इतने सारे लोग का मेरे पास नंबर था, कोई मेरा ब्रदर बन गया था, कोई मेरी सिस्टर बन गई थी, किसी ने अपना एंजल मुझे दिया था, किसी ने मुझे कुछ दिया था। तो बेसिकली ये एक जो ट्रॉमा होता है, वॉर का ट्रॉमा, आप सोचिए बच्चों पे क्या उसका असर होता है। पर अगर मतलब ये ट्रेजेडी, ये वॉर की ट्रेजेडी की इतर अगर बात करें, जो अभी रियलिस्टिकली चीज़ें अनफोल्ड कर रही हैं, तमाम फ्लाइट्स वहाँ से एयर इंडिया की अमित आई हैं। हाँ। तो उसकी कहानी सुनाइए, किस तरीके से जो पहली 2 उड़ानें हैं उनको फैसिलिटेट किया गया और किस तरह से थोड़ा मैं मिडिल ईस्ट से बुलाया गया। हाँ, मैं दूसरी तरफ लेके आता हूँ आप लोगों को, बाहर रिटर्न की तरफ लाता हूँ। हाँ, मतलब एकदम से आप शक हो जाते हैं ना उसी पूरा वॉर में जो है किस तो बड़ी ना इसमें 2 बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें मुझे ध्यान आती हैं कि मिनिस्ट्री बहुत कम्युनिकेट कर रही थी, पूरा चार्ट आउट निकाल रही थी कि किस तरह से इंडियंस को जो स्टैंडर्ड पैसेंजर्स हैं एटलीस्ट जो ऑलरेडी बुक थे उनको वापस लेकर आया जाए। और इंडिगो को लेके बहुत चर्चा हो रही थी कि 10 फ्लाइट्स इंडिगो की जेटा से इंडिया फ्लाई करेंगी, और वो प्लानिंग चल रही थी। हम लोग सवाल पूछ रहे थे कि भाई कब फ्लाई करेगा, फ्लाइट नंबर क्या है, कहाँ से ट्रैक करें। इसी बीच रेस जीती उस एयरलाइंस ने जिसका दूर दूर तक कहीं कोई उम्मीद नहीं था कि ये कुछ होने वाला है। मिनिस्ट्री तक में लोगों में कोई के बीच कहीं कोई चर्चा नहीं थी। अच्छा। एयर इंडिया की AI 916 इंडियन एयर स्पेस में एंटर करती है, और हमने आज तक पे ये ब्रेक की खबर कि पहली फ्लाइट दुबई से भारत के लिए वापस आ रही है। एयर इंडिया की फ्लाइट में 148 इंडियन पैसेंजर्स वापस आ रहे हैं। और किस तरह के लेवल का कम्युनिकेशन हुआ होगा आप सोचिए कि दुबई की वो एयरपोर्ट जो सुबह 4-5 घंटों के लिए खुला था, पहली बार वहां से ऑपरेशन उस तरह से पॉसिबल था, और वहां पे एयर इंडिया के 2 क्राफ्ट खड़े थे। जब पहली ये वाली क्राफ्ट आ गई AI 916 जिसमें 148 लोग थे, तो उसके तुरंत बाद मुझे फोन आया कि ये 1 नहीं 2 फ्लाइट्स हैं, 2 क्राफ्ट्स हैं। क्योंकि मेरी चर्चा हो रही थी सुबह, और यही चर्चा जो सोर्सेज से हो रही थी, वो बोल रहे थे कि यार हम लोग ट्रैक तो कर रहे हैं और जीरो डाउन किया है कि हमारे 2 क्राफ्ट्स खड़े हैं वहां पे। कोई मुझे बता रहा था कि एयर इंडिया के 2 क्राफ्ट्स खड़े हैं दुबई में। वो कब आएंगे, कैसे आएंगे, क्या उसका पूरा डिलिब्रेशन क्या चल रहा है, कुछ पता नहीं है। तो जब हमको 148 का पता चला कि ये लैंड कर गया है, और मुझे ध्यान है मैं आज तक पे लाइव पे जुड़ा हुआ था, तो उधर से अंजना जी थी, उन्होंने कहा कि इकलौते रिपोर्टर हैं जो ये
अच्छी खबरें, खुशखबरी ला रहे हैं इस वॉर के दौरान में। सही बात तो है, राहत की वो बात राहत की बात आ रही है। हाँ। तो 148 आए, उसके पहले एयर इंडिया की एक और क्राफ्ट जो थी वो एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस के क्रू पायलट्स को लेकर 143 लोगों को लेकर भारत आ चुकी थी अर्ली इन द मॉर्निंग। तो इन्होंने इंडिगो और एयर इंडिया के बीच में रेस जो है एयर इंडिया जीत के दुबई से लोगों को वापस ले आए। अभी जेडा का, मस्कट का, दुबई का अभी अभी लेटेस्ट अपडेट है। स्पाइस जेट भी दुबई से अपना ऑपरेशन शुरू कर रहा है। एयर इंडिया ने और वहाँ पे ऑपरेशंस बड़े करने की कोशिश की है, लेकिन बहुत ज़्यादा एफर्ट जाता है इसमें रैप अप करते हुए कि जेडा से जो फ्लाइट्स इंडिगो की आ रही थी, हमारे मन में भी सवाल था कि 10 क्राफ्ट जेडा में कैसे खड़ी हैं। फिर पता चला कि इंडिया से इन क्राफ्ट्स को वहाँ जेडा फ्लाई कराया गया और वहाँ से लेकर आ रहे हैं। और क्यों जेडा? क्योंकि वो सबसे ज़्यादा सेफ एयरपोर्ट है इस वक्त, इस पूरे वॉर के दौरान। वो गेटवे है मक्का और मदीना का। आप जेडा एयरपोर्ट पे अटैक तो क्या, वहां आसपास तक बॉम्बिंग तक नहीं कर सकते। अगर आप करेंगे तो एक अलग तरह के वॉर का डिक्लेरेशन हो जाएगा। और चलते चलते मतलब बड़ी इंटरेस्टिंग एक कहानी मुझे ध्यान में आई। हो सकता है वो किसी, एक हनीमून स्टोरी भी हाँ तो वही थी उसी तो? पे आ रहा था हाँ। मैं। हो सकता है किसी दिन अक्षय वो कुमार को, खुशखबरी में तब्दील हुई ना फिर तो। हाँ एंडिंग वही मैं बोलने वाला था। हो सकता है अक्षय कुमार की टीम को ये स्टोरी पसंद आ जाए, पिक्चर में बना ले वो ईरान वॉर। क्लेम कर लेना कॉपीराइट। बताओ कहानी भाई, सुनाओ। दिल्ली के जाते जाते कहानी सुन लीजिए। और फिर मेरी भी, एक क्योंकि शिवानी से क्लोजिंग लेंगे फिर आगे चलेंगे। मेरी भी अभी जैसा आपने शुरू में जिक्र किया था, शादी हुई जनवरी के एंड में और पीयूष की शादी हुई थी फरवरी की शुरुआत में। पीयूष पल्लव दिल्ली के रहने वाले हैं, गुरुग्राम में रहते हैं इनफैक्ट वो। मतलब तुम शादी के जोड़े ही ढूंढ रहे थे। नहीं, कोइंसिडेंटली ऐसा हो गया। तो पीयूष और पीयूष की वाइफ अंशिका दोनों स्कॉटलैंड हनीमून के लिए जाने वाले थे, लेकिन अंशिका को लंदन में काम था, अपने ऑफिस में कुछ डॉक्यूमेंट जमा करना था। तो उनकी एयर इंडिया की फ्लाइट थी लंदन के लिए, और एयर इंडिया में पीयूष को टिकट नहीं मिला तो उन्होंने एमिरेट्स से टिकट कराई लंदन के लिए। एमिरेट्स की फ्लाइट उड़ गई 28 फरवरी को। मिड एयर पीयूष को पता चला दुबई इज अंडर अटैक। अच्छा। एमिरेट्स दुबई में लैंड की लेओवर के लिए, वो फ्लाइट उड़ी नहीं, ओ, वहीं फंस गए दुबई एयरपोर्ट पे। अंशिका की फ्लाइट पीछे से एयर इंडिया की थी, वो कैंसिल हो गई, वो गई नहीं। गई नहीं। नई शादी, स्कॉटलैंड जाना है, लंदन में दोनों को मिलना था, ये सब रखा रह गया। 3-4 दिन तक पीयूष जो है वहीं पे जैसे तैसे हालत में, जो भी उन्होंने लिमिटेड रिसोर्सेज, होटल्स और जो अरेंजमेंट किया होगा, बट आई लिटरली कमेंड हिज ब्रेवरी। वैसे सिचुएशन में सही दिमाग लगाते हुए पीयूष ट्रैवल टू हाटा बॉर्डर बोलते हैं ना, हाटा, वो ओमान और यूएई का बॉर्डर है। बाय रोड वो दुबई से हाटा बॉर्डर आए, वहां से 13 घंटे टाइप का वहाँ ट्रैफिक जाम लग रहा है इस टाइम पे। वहां से 4 घंटे, 5 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे। इस वजह से ओमान एयर ने अलग से एडवाइजरी कल रात में जारी की कि आप अपने फ्लाइट से 12 घंटे पहले बॉर्डर क्रॉसिंग पे पहुंच जाइए। हाँ। वहां से फिर वो मस्कट आए, मस्कट से फ्लाइट लेके ओमान आए। जब मैं एयरपोर्ट पे मिला तो उनकी वाइफ चुपचाप कोने में खड़ी थी, माँ रो रही थी देख के कि बेटा वापस आ गया। और माँ बता रही थी, बेटे ने तो जिक्र तक नहीं किया इस हनीमून के ट्रिप का, माँ बता रही थी कि मेरे डॉटर इन लॉ और बेटा दोनों स्कॉटलैंड हनीमून में जाने वाले थे, लेकिन दोनों अलग अलग हो गए। और वो जब शब्द बोलती थी ना, अलग अलग हो गए, तो एक अलग तरह का पेन आपको रिफ्लेक्ट होता था। बट वो मीटिंग बहुत इंटरेस्टिंग, मीटिंग बहुत इंटरेस्टिंग थी। दोनों, वो कपल वॉक करते हुए जा रहा है, माँ लेके जा रही हैं, तो एक अच्छी स्टोरीज भी आ रही हैं वापस। फिर वो हैप्पी एंडिंग की तस्वीर आपको दिखाई देती है। और ये गुरुग्राम के रेजिडेंट्स हैं पीयूष पल्लव जो हैं, और हमारे पीयूष किसी और पीयूष मिश्रा से मतलब नहीं ना, उनकी शादी बहुत पहले हो गई। हाँ, उसकी बीवी पीटेगी भी अगर ये स्टोरी दोबारा कहीं कंफ्यूजन हुआ तो। अच्छा, नहीं शिवानी, हम ये मतलब दूसरे टॉपिक पे जाने से पहले आपसे पूछना चाह रहे थे, क्योंकि जैसे 85% क्रूड ऑयल भारत का मिडिल ईस्ट से आता है। गल्फ ऑफ हॉर्मस की बहुत चर्चा हो रही है, पर्शियन गल्फ की चर्चा हो रही है। सारा जो पैसेज है, भारत हो और लिटरली बांग्लादेश, पाकिस्तान का तो बिल्कुल ही फ्रीज हो गया, क्योंकि वो पूरा डिपेंडेंट है। हम लोग लगभग 85% डिपेंडेंट हैं, और एलएनजी गैस के लिए भी। तो किस तरीके से आप देख रहे हैं फॉल आउट भारत पर आ रहा है, और क्या ये युद्ध अभी लंबा चलने वाला है? सबसे बड़ा सवाल यही, जब ये शुरुआत हुई तो यही सवाल था कि कितने दिन टिकेगा ईरान अमेरिका के सामने।
अगर मिलिट्री कैपेबिलिटी की बात करें, हमें बहुत सारी खबरें यूएस की तरफ से ज़्यादा आ रही हैं, इजराइल की तरफ से बहुत ज़्यादा इनपुट्स आ रहे हैं, लेकिन जो एक्सपर्ट्स हैं मौसमी, वो बताते हैं कि ईरान इतना कमज़ोर नहीं है जितना अमेरिका ने उसे समझा हुआ था, क्योंकि वो भी दशकों से इस स्थिति के लिए अपनी तैयारी कर रहा था। उसके पास बहुत बड़े अंडरग्राउंड बंकर्स हैं जहाँ पे उसके मिसाइल सिस्टम्स हैं, लगभग 3000 लॉन्ग रेंज मिसाइल सिस्टम्स हैं, उसके पास हज़ारों ड्रोन्स हैं, लॉइटरिंग म्यूनिशन है। और यही वजह है कि आप देखिए लगातार उसकी तरफ से भी हमले हो रहे हैं, और उसने बहुत स्मार्ट काम किया। वो डायरेक्ट हिट नहीं कर सकता यूएस को, उसने गल्फ नेशंस को निशाना बना लिया, क्योंकि वो बताना चाहता है कि ऐसा है, लड़ाई भले ही मेरे साथ हो रही है लेकिन आप सबको उसका कॉस्ट झेलना पड़ेगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज जहाँ से मैक्सिमम निकलता है ऑयल का पैसेज होता है, वो बिल्कुल 33 किलोमीटर का स्ट्रेच है, बहुत छोटा सा, हाँ। और ये पॉइंट एक्चुअली इट इज मेकिंग एन इम्पैक्ट ऑन ऑल द नेशंस। इंडिया अभी कह रहा है कि हमारे पास रिजर्व्स हैं कुछ हफ्तों के, लेकिन अगर ये वॉर लंबा चलता है ऐश्वर्या, तो इसका इम्पैक्ट हर नेशन को, गल्फ नेशंस को होगा, बाकी कंट्रीज को होगा। जो नेचुरल गैस की बात हो रही है, यूरोप में उसकी पहले 2 दिन में कीमतें 22% हो गई थी, 3 या चौथे दिन तक 50% महंगा हो गया था, और इट विल शो एन इम्पैक्ट ऑन एवरीथिंग। तो हर कोई, अब सारे देश यही चाहते हैं कि अब ये युद्ध लंबा ना खींचे। उसके लिए ज़रूरत है कि किस तरह से प्रेशराइज करेंगे ये गल्फ नेशंस यूनाइटेड स्टेट्स को। लेकिन अगर मिलिटरीली आप स्ट्रेंथ की बात करें, दावे बहुत हो रहे हैं अमेरिका की और इजराइल की तरफ से, लेकिन ईरान भी अभी रिटेलिएट कर रहा है और मजबूती से खड़ा हुआ है। देखिए, कहते थे कि अगर 1 USD क्रूड ऑयल बढ़ता है तो उसका असर भारत में 2 बिलियन USD तक का हो सकता है नुकसान भारत को, अगर विश्व भर में तेल की कीमतें बढ़ती हैं। बहरहाल ऐश्वर्या, आप कुछ बोलना चाहेंगी फाइनेंशियल एस्पेक्ट को लेके, या हम लोग दूसरे टॉपिक को जाएं? फाइनेंशियल एस्पेक्ट में ये है कि मैंने आपको कहा ना, इस समय सबसे सतर्क जो मिनिस्ट्री है वो पेट्रोलियम मिनिस्ट्री है, हरदीप पुरी मिनिस्टर हैं। वो ये देख रहे हैं कि किस तरीके से इसका, क्योंकि देखिए सबसे पहले क्या है, जब रेट बढ़ता है तो कंपनीज कैसे काम करती हैं आपने देखा होगा, क्योंकि हमारे रेट नहीं बढ़े हैं 2023 से। उसका रीज़न ये है कि जब वहाँ गिरता है तो इन लोगों को बेनिफिट होता है, ये उसको एब्जॉर्ब करते हैं। जब बढ़ता है तो भी कंपनीज को कहा जाता है कि आपने जब प्रॉफिट कमाया, जब रेट कम था, तो अभी आप उसको एब्जॉर्ब करिए। लेकिन एब्जॉर्प्शन की भी एक लिमिट है। मुझे ऐसा लगता है अगर ये युद्ध खिंचा तो हमें अगले 30 से 35 दिन के अंदर इसका डिफरेंस नज़र आने लगेगा। और आप जिस स्ट्रेट हॉर्मुज़ की बात कर रही हैं, सबसे बड़ा LPG का जो लाइन है वो वहीं से जाता है, तो उसका भी इम्पैक्ट हमारे ऊपर पड़ सकता है। तो वॉर से ज़्यादा गवर्नमेंट का कंसर्न है इस समय इन्फ्लेशन, कि आप उसको कैसे टेम करेंगे, कि इकोनॉमी जो है उस पर इम्पैक्ट नहीं पड़ना चाहिए। तो गवर्नमेंट का फोकस, ये CCS की बैठक हो गई है, तो हमारे तीनों डिफेंस जो हैं वो पूरी तरीके से सतर्क है, लेकिन इकोनॉमी थोड़ा ज़्यादा बड़ा एक विषय है जिसपे एटलीस्ट इंडियन गवर्नमेंट इस समय काम कर रही है। ठीक है, देखिए ये हाल ईरान का शायद ऐसा हो रखा है कि सुना है समुंदर में तूफान आया है, उसी तरफ ले चलो कश्ती जहाँ तूफान आया है। तो ईरान किसी तरीके से बैकफुट पे नज़र नहीं आ रहा है, और इस तरीके से ऐसा लग रहा है कि जंग अभी लंबी छिड़ेगी। लेकिन एक जंग भारत की सरजमी में सियासी जंग छिड़ी हुई है और आने वाली है, वो है राज्यसभा के चुनाव को लेके। ब्रेक का वक्त हो गया है, एक चाय का राउंड और होगा, और उसके बाद ब्रेक के बाद हम चर्चा करेंगे देश में जो सियासत छिड़ी है उस पर। कोई है जो कुएं के अंदर से निकल रहा है और कोई है जो पहले ही तीसरे मंजिल पे है। तो जो कुएं के अंदर से निकल रहा है उसके ज़िंदगी का एक बड़ा वक्त सिर्फ ज़मीन पे आने में चला जाता है। क्या दुनिया में जो चल रहा है, देश में जो चल रहा है, कभी उसे लेके कोई चिंता होती है? करियर बना लेते हैं, है ना। हिस्ट्री तो वो लिखते हैं जो कामयाब होते हैं। आप अगर कामयाब नहीं होते तो क्या कर रहे होते? दिल टूटा, कोई जीवन देवदास के तरीके से निकाल देता है, और कोई बस निकला अगले बुधवार को जो है दूसरी गाड़ी में सफर कर रहा है। मुझे म्यूजिक का कुछ नहीं पता, मैं बोल रहा हूँ। यहाँ अफवाह फैली हुई है कि आप शास्त्रीय संगीत में। नहीं भाई, अब कोई कुछ भी बना दे उसका मैं क्या करूँ। अगली अगली है बीवी, अगली अगली है दे अगली अगली है दे UGLY। आ जाओ। हाँ, वरुण 11 में विनीत से मिला था। 2010 में ही मेरे ख्याल से गैंग्स ऑफ वासेपुर की शूटिंग शुरू हुई थी। मुझे तो लगता है ये शो मेरे माथे पे लिखा हुआ था। वो ज्वालामुखियों का धम 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 फटना, ये मेरी आवाज़ जो तुम सुन पा रहे हो, जिस रोशनी में तुम मुझे देख पा रहे हो, ये सब हुआ कैसे? क्या है ये ट्रिक्स?
अरे इसी को तो कहते हैं भैया फिजिक्स। वाह। हेलो बच्चों, देखिए हंसते हंसाते ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। और देखिए ये बात ये है कि भाई दोस्त कब दुश्मन बन जाए या दुश्मन कब दोस्त हो जाए, गुंजाइश हमेशा छोड़नी चाहिए। और चर्चा हम लोग कर रहे थे भारत में जो सियासत छिड़ी हुई है, भारत और बिहार की सियासत की चर्चा कर लेते हैं। राज्यसभा की चुनाव है और सभी दलों ने अपनी फहरिस्त जारी कर दी है। कांग्रेस की तरफ से भी आ गई है फहरिस्त और बीजेपी की तरफ से भी आ गई। तो सबसे पहले चलते हैं ऐश्वर्या के पास, क्योंकि सबसे लंबी फहरिस्त बीजेपी की है और बीजेपी में ही गठबंधन के तमाम सियासी सुरमाओं के नाम भी हैं। तो ऐश्वर्या से चर्चा कर लेते हैं। ऐश्वर्या, कोई सरप्राइज एंट्री है? बस सबसे बड़ा सरप्राइज एंट्री मुझे लगता है नीतीश कुमार ही है, क्योंकि बिहार तो एकदम हिल गया है। दिल्ली सरप्राइज नहीं है, मुझे लग रहा है बिहार शॉक में चला गया है कि ये क्या हो गया। अच्छा, उन्होंने ट्वीट भी किया है। वास्तविकता तो ये है कि देखिए बीजेपी कोशिश कर रही थी अपना मुख्यमंत्री बनाने का, अभी से नहीं काफ़ी टाइम से ये काम चल रहा था। और मैं आपको बता दूं इसके पीछे जो मास्टरमाइंड एक्चुअल है वो आरएसएस है, क्योंकि आरएसएस पिछले 1.5 दशकों से यानी कि 15 सालों से ग्राउंड पे बिहार के अंदर काम कर रहा है कि कैसे बीजेपी को मजबूत किया जाए। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताती हूँ आपको, मोहन भागवत सरसंचालक हैं अभी आरएसएस के, वो भी जब प्रचारक थे तो अपने दिनों के अंदर उन्होंने भी बिहार में ग्राउंड पे बहुत काम किया था। तो ये प्लानिंग जो है कि आपको कैसे मजबूत करना है आरएसएस को और बिहार को, ये तब से चालू है। तो कोशिश ये की जा रही है कि बीजेपी को उतना मजबूत बनाया जा सके। और जिस तरह से प्रदर्शन रहा है, देखिए 2 लोग अभी जो राज्यसभा में आए कनेक्टेड हैं। देखो ये दोनों चीज़ें, एक तो ये कि आपने ग्राउंड पे काम किया और आरएसएस ने मजबूत किया, जिसका फ़ायदा फिर पॉलिटिकली भारतीय जनता पार्टी को मिला। नितिन नवीन, उनको नॉमिनेट किया गया राज्यसभा से, एक्सपेक्टेड था वो, ये एक्सपेक्टेड था। और जिस तरह से हम अभी तक जेपी नड्डा जो कि पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनको हमने देखा। देखिए मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, क्योंकि तो वहाँ क्या होता है, प्रेसिडेंट वर्सेस प्रेसिडेंट। राज्यसभा को भारतीय जनता पार्टी इस तरीके से देखती है कि एक कांग्रेस पार्टी प्रेसिडेंट बनाम भारतीय जनता पार्टी प्रेसिडेंट। तो नितिन नवीन आए। दूसरा इंटरेस्टिंग नाम विनोद तावड़े। विनोद तावड़े के जिम्मे कौन सा स्टेट था? बिहार। तो जिस तरीके से प्रदर्शन रहा है, और इसको अब आप एक टेम्पलेट बना के दूसरे स्टेट्स के अंदर जा सकते हैं। मैं आपको बता दूं एक स्टेट और जहां आरएसएस बहुत ग्राउंड पे काम कर रहा है वो है केरला। क्योंकि आरएसएस का ये मानना है कि 2 साल 3 साल 5 साल का मत सोचो, 10 साल का सोचो, 15 साल का सोचो। तो इस तरीके में यहाँ ज़्यादा लोग शॉक्ड हैं। मुझे लगता है मतलब लोगों को ऐसा लग रहा है वो पता नहीं क्या हो गया, बट ये प्लानिंग चल रही थी। अच्छा, इसी पे एक इंटरेस्टिंग, क्योंकि आपने बात बोली, तो क्या अब हम देखेंगे कि लीडर ऑफ द हाउस जो है वो कोई और हो जाएंगे, मतलब नितिन नवीन हो जाएंगे? हाँ, लीडर ऑफ द हाउस जो है, और जो नड्डा जहाँ साहब? तक मुझे लगता है कि हो सकता है कि राज्यसभा में। और नड्डा साहब तो थोड़ा वेट करना पड़ेगा, 16 मार्च तक थोड़ा वेट करिए, उसमें थोड़ी क्लैरिटी मिलेगी। लेकिन इनको लाने का मतलब यही है कि पार्टी अध्यक्ष बनाम दूसरा पार्टी अध्यक्ष। हाँ, क्योंकि मतलब एक आपका पार्टी का अध्यक्ष है, अगर वो लीडर नहीं रहता हाउस में, तो वो जैसे खड़गे जी हैं, मुझे नहीं लगता कि अगर खड़गे जी ऐसा, वैसे कांग्रेस में तो हुआ है, जैसे सोनिया गांधी प्रेसिडेंट थी तो वो लीडर रही हैं हाउस में और सीपीपी चेयरपर्सन भी रही हैं। तो यानी कि लीडर ऑफ हाउस का भी नाम बदल सकता है ऐश्वर्या? हो सकता है कि लीडर ऑफ हाउस का भी नाम चेंज राज्यसभा के अंदर चेंज हो रहा है। बड़ी इंटरेस्टिंग बात होगी। लेकिन फर्स्ट टाइम मेंबर राज्यसभा के होंगे नितिन नवीन, और वो लीडर ऑफ हाउस भी होंगे सत्ता पक्ष की तरफ से। तो ये बड़ा ये हो interesting सकता है कि उनको रखी लीडर ऑफ द हाउस ना रहे वो, ये भी हो सकता है। भाई बीजेपी में सब हो सकता है। फर्स्ट टाइम एमएलए सीएम बन जाता है तो बिना एमएलए के भी सीएम बन जाते हैं लोग। तो हारने के बाद भी बन जाते हैं, बल्कि पुष्कर सिंह धामी इसका एग्जाम्पल है। बीजेपी में कुछ भी हो सकता है। तो आप इतनी मेजोरिटी से आते हो इसलिए हो सकता है ना, उसका जो रीजन है वो कुछ भी ऐसे ही नहीं हो सकता है। वो इसलिए होता है क्योंकि आपके पास नंबर होता है। केक इतना बड़ा है ना, सबको खिला सकते हैं। नहीं ऐश्वर्या, ये इसलिए बोल रहे हैं कि इन्होंने अगर लिस्ट देखी हो कांग्रेस की, राहुल गांधी, जो कि मैं भी दर्शकों को बता दूं जो सुन रहे हैं, मतलब कांग्रेस की जो लिस्ट है 5 लोग की, उसमें 4 नाम ऐसे हैं, नहीं 3 नाम ऐसे हैं जिनको गूगल सर्च करना पड़ेगा। अच्छा, एक नाम पे डिस्काउंट कर दें जो तेलंगाना के हैं, रेड्डी साहब,
तो 2 नाम को गूगल सर्च पक्का करना पड़ेगा। और हम नहीं कह रहे हैं, ये कांग्रेस नेता कह रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश से अनुराग शर्मा का नाम है, नीचे लिखा हुआ है कांगड़ा डीसीसी प्रेसिडेंट। एक प्रेसिडेंट होता है जो वोकल होता है, ये कांग्रेस हाइपर लोकल चली गई अपनी राज्यसभा लिस्ट में। और वो जो अनुराग शर्मा हिमाचल के हैं, वो पैराग्लाइडिंग एसोसिएशन के शायद कुछ हेड वेड हैं, और उनका नाम को कोई जान नहीं रहा है। एक नेता हमको बोल रहे हैं फोन पे कि मौसमी कुछ 1 हफ्ते पहले उनका जन्मदिन था, तो उनके जन्मदिन पे हमने उनका पोस्ट खोल के देखा तो सिर्फ 37 लाइक्स थे, और कोई नेता ने उनको विश नहीं किया था वो। और ऐसा नहीं कि वो बहुत एक्टिव है ग्राउंड पे, तो हालांकि एज उनके फेवर में है। 3 नाम कांग्रेस ने अपने हर एक राज्य से मंगाए थे कि आप अपना लोकल नाम दीजिए। तो मैंने कहा भाई लोकल नाम मांगा था तो जैसे आनंद शर्मा लाइक्स एंड प्रतिभा सिंह लाइक्स भी तो लोकल है। राहुल इस पे ज्यादा प्रकाश डालेंगे कि बीजेपी में कुछ हो सकता है, तो ये कांग्रेस में कुछ नहीं हो रहा है, ढोल नगाड़ा। आप कांग्रेस तो आप जानते थे अनुराग शर्मा कौन है? और वो को आए हरियाणा में जो है सर, करमबीर सिंह बौद्ध। अच्छा, वो शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी से आते हैं। मुझे कोई कह रहा था शैलजा कुमारी के काफ़ी करीबी हैं। दूसरा कोई कह रहा था कि के राजू जो है राहुल गांधी के बिल्कुल राइट हैंड मैन है राहुल, उनके बहुत ज़्यादा करीबी हैं, और उन्होंने उनको शायद ऑफिस में उनके हैं, तो उनको दिया गया मौका। और वो भी रोहतक से, हुड्डा से, आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी से, इलाके से। देखिए मैंने कल जब ये लिस्ट तो आज सुबह आई है 8:30 बजे, मैंने कल ही 3 नाम जो आपने कहा कि 3 नाम थे, उसमें एक उदय भान का था, एक अशोक तंवर का था, और एक करमबीर सिंह बौद्ध का नाम था। तो लगभग ये तय था कि एससी कम्युनिटी से कोई जाएगा। बार बार ये बात कही जा रही थी कि कांग्रेस ऐसे लोगों को मौका देगी जो अच्छा बोलते हैं, एसटी ओबीसी के इन फेरों में नहीं पड़ेगी। लेकिन आप देखिए फिर वही नरेंद्र रेड्डी ओबीसी, फूलोजी नेताम महिला, इधर से एससी, आप फिर उन्हीं चक्करों में, मतलब रिप्रेजेंटेशन, जाहिर है कांग्रेस चाहती है कि वो रिप्रेजेंटेशन दे, लेकिन बहुत लोग इसके लिए पुश कर रहे थे कि अभी नंबर कम है, अभी आप ऐसे लोगों को भेजिए जो जवाब दें सरकार को। जैसे लोकसभा में आप पुश बैक कर रहे हैं सरकार का नैरेटिव, ऐसे राज्यसभा में भी कर पाए। अब फूलोजी नेताम है, किसी ने बड़ा टीएस सिंह देव ने उनके लिए लिखा है कि छत्तीसगढ़ की सबसे लोकप्रिय नेत्री करके उनके लिए एक ट्वीट किया है, उसके ऊपर किसी ने रीट्वीट करा था, तो मेरे को बस नज़र पड़ी ट्विटर पे, तो लिखा था कि राज्यसभा में आदिवासियों के लिए प्रखर आवाज़ फूलोजी नेताम, मतलब एक सार्कास्टिक वे में कि भाई इन्होंने पिछले 6 साल के अंदर ऐसे कौन सा डिबेट में हिस्सा ले लिया, या ऐसा कौन सा इन्होंने बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल काम कर दिया। महिला हैं, ट्राइबल है, ठीक है, उनकी एक और भी उपलब्धि, आप उपलब्धि तो खैर नहीं, शब्द गलत है, माफ़ी चाहूँगा, उनकी एक सबसे बड़ी जो चीज़ उनकी फेवर में जाती है, वो जब वो हमला हुआ था, जब छत्तीसगढ़ की पूरी लीडरशिप कांग्रेस की साफ हो गई थी जीरम घाटी के अंदर, वो वहाँ पर थी और उसमें वो बच गई थी, ऐसा मुझे किसी ने बताया। तो उसके बाद से वो लगातार सोनिया गांधी के बहुत क्लोज कहते हैं उनको, वो दोबारा आ गई हैं। करमबीर सिंह बौद्ध के बारे में मैं थोड़ा सा बता दूं, वो बीएसपी में थे और उनको लेकर जाहिर है नाराज़गी है। एक नेता का मुझे फ़ोन आया कि भाई अनिल जय हिंद जो कि अभी ओबीसी के चेयरमैन हैं, वो सारी ज़िंदगी जो है वो शरद यादव के साथ में जुड़े रहे, आपने उनको ओबीसी का चेयरमैन बना दिया। राजेंद्र पाल गौतम मंत्री थे आम आदमी पार्टी में, वो आपके पास आए, आपने उनको एससी का चेयरमैन बना दिया। करमबीर बौद्ध जो है वो बसपा में थे, आपने उन्हें राज्यसभा भेज दिया। तो हम क्या ढोल मजीरा बजाने के लिए हैं? लिटरली उनका ये जो कांग्रेस की स्ट्रैटेजी है, मुझे कुछ ऐसा क्यों लग रहा है कि वो बीजेपी के सरप्राइज देने वाली जो उनकी आदत है उसको टक्कर देने के लिए तो नहीं है, और बहुत सारे उम्मीदें टूटी भी होंगी। सरप्राइज से खुशी होती है शिवानी। शौक मैं वही कह रही हूँ, कुछ उम्मीदें भी टूटी होंगी बहुत। मैं तो बता रहा हूँ आपको, मुझे लोगों का फोन, जिसका फोन आया उन्होंने मेरे को ये तमाम नाम देके एग्जाम्पल से समझाया कि भाई आप अपने लोगों को कैसे रिवॉर्ड कर रहे हैं, रिवॉर्ड सिस्टम क्या है आपके यहाँ पे। हम जो लोग लाठी खा रहे हैं, मुकदमे हो रहे हैं हमारे ऊपर, हमें तो कुछ नहीं मिल रहा है। आप बाहर से लोगों को लेकर आ रहे हैं, आप उन्हें पद भी दे रहे हैं, आप उन्हें राज्यसभा भी दे रहे हैं। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो बहुत डिसहार्टनिंग है, ऐसा उनका कहना है, और इट्स एन अपॉर्चुनिटी लॉस्ट
कांग्रेस के कई नेताओं का ये मानना है। अभिषेक मनु सिंघवी, क्या डायनेमिक्स है? क्योंकि अभिषेक मनु सिंघवी अभी ब्रीफिंग भी कर रहे थे, काफ़ी क्रिटिकल केसेस में काफ़ी एक्टिव है। सुना है कि कई पार्टियां उनको चाह रही थी कि वो उनके थ्रू राज्यसभा है। हाँ, तो ये तो हम रहते ही है मौसमी। अगर आप हिंदुस्तान में अच्छे बड़े लॉयर हैं और आप राज्यसभा जाना चाहते हैं, तो जैसे वो होता है ना कि किसी अच्छी मिठाई की दुकान पे जो है एक मिठाई के लिए बहुत सारे ग्राहक होते हैं, तो ऐसे एक अच्छे लॉयर के लिए बहुत सारी पार्टीज होती हैं। वो पार्टियां तैयार होती हैं कि हमारे यहाँ से आइए, हमारे यहाँ से आइए। तो मुझे लगता है जो कुछ दिग्गज नाम है, इन लोगों को कभी दिक्कत नहीं होगी। फिर से नाम आ गया ना अभिषेक मनु सिंघवी जी का। पार्टी से आ रहे थे वो, शायद ये जो सामने बैठे हैं। मेरी कौन सी पार्टी? सॉरी, जो तुम कवर करते हैं। नहीं, लेकिन इनकी पार्टी अभी बाकी ये जो है। कवर करते हैं। ये जानबूझ के आपको चढ़ा रहा है, तो आप नहीं, चढ़िए जरूरत बिल्कुल तो मत। आपको भी पड़ेगी। नेशनल हेराल्ड चल ही रहा है अभी। हाँ, जरूरत हर पार्टी को अलग अलग समय पे पड़ेगी, तो हर पार्टी को लगता है कि हाँ, दे लेकिन दो। ये इनके केस में बड़ा इंटरेस्टिंग है कि ये वैसे प्लेयर्स को टीम में सिलेक्शन के लिए जगह जगह अर्जी लगानी पड़ती है। ये ऐसे खिलाड़ी हैं, सब अर्जी दे रहे हैं कि आप हमारी टीम में आके हमारी तरफ से बैटिंग करिए। तो कभी तृणमूल ने भी अपनी इच्छा जाहिर की थी, कभी इधर से भी ग्रीन सिग्नल था आम आदमी पार्टी की तरफ से भी कि अगर ऐसा होता है कभी कुछ पॉसिबिलिटी, क्योंकि ज़रूरत थी नहीं उनको उस वक्त, 2 साल का तो टेन्योर था ही। तो बादल जो छाए हुए थे वो तो छट गए हैं, अब वो राज्यसभा 6 साल के लिए आ रहे हैं। नहीं शिवानी, इससे पहले कि जाएं कि पूरा कहानी जाने की अरविंद केजरीवाल की रिहाई की और बरी होने की, क्योंकि अमित लगातार वहाँ पे कवर कर रहे थे जी, आप बताइए ना कि महाराष्ट्र में भी नए समीकरण लगा था कि देखने को मिलेंगे, लेकिन शरद पवार की वापसी हो रही है। देखिए, शरद पवार बहुत ही वरिष्ठ नेता है, महाराष्ट्र की बहुत बुलंद आवाज़ है। और अभी जब जो हाल में एक ट्रेजेडी हुई, जब अजीत पवार का विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ बारामती में, उसके बाद हमने देखा कि शरद पवार बहुत इमोशनली बहुत इम्पैक्ट हुआ, बीमार हुए, अस्पताल भी पहुंच गए। तो ऐसा लग रहा था कि हो सकता है, 85 साल उनकी उम्र हो चुकी है, ऐसा लग रहा था कि शायद अब वो नहीं दिखेंगे उस मैदान में, लेकिन वापसी कर रहे हैं। और जिस तरह से होल्ड करके रखते थे, तो अभी वो आराम करने के मूड में नहीं है, ऐसा लग रहा है। तो शरद पवार इज़ अ बिग नेम एंड वो दिखाई देंगे हमें। और दूसरा जो एक इम्पॉर्टेंट नाम है, प्रियंका चतुर्वेदी, हम महाराष्ट्र की सब बात कर रहे हैं, प्रियंका चतुर्वेदी के लिए सब ने अप्रिसिएशन मैसेजेस लिखना शुरू कर दिया है। फेयरवेल उनका हो गया है, आपने बहुत अच्छी तरह आवाज़ उठाई, बहुत बुलंद आवाज़ उठाई, तो वो भी दिखाई दे रहा है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट नाम है। अब जो लग रहा है कि अब उनका जो टेन्योर है वो खत्म हो गया। तो शिवानी तो बता रही थी महाराष्ट्र की कहानी, लेकिन चले आते हैं नीतीश कुमार पर, क्योंकि अमित शाह मिल रहे हैं नीतीश कुमार से। और जिस तरीके से बीजेपी एक नई पारी की शुरुआत में ऐश्वर्या लग रही है, तो सवाल ये है कि नीतीश कुमार क्या पहले से ही उन्होंने ये अंदाज़ा लगा रखा था कि ज़्यादा लंबी पारी वो बतौर सीएम नहीं खींचेंगे? क्योंकि जो उनका पोस्ट आया है उससे ये संकेत मिल रहे हैं कि उनकी इच्छा थी दोनों हाउसेस में रहने की, और कभी वो राज्यसभा के सदस्य नहीं रहे। उनके पास और भी ऑप्शंस थे, जैसा कि हम लोग चर्चा कर रहे थे, तो अमित ने कहा था कि कहीं के गवर्नर या कुछ, पर वो बहुत क्लियर थे। और जैसे ललन सिंह ने बोला सबसे पहले कि हमें नहीं मालूम नीतीश जी क्या चाह रहे हैं, खुद वही बताएंगे। और उसके बाद एक पोस्ट आती है सोशल मीडिया पे नीतीश कुमार की, जो खुद डिक्लेयर करते हैं। ये कहना कि ओवरनाइट, क्योंकि पॉलिटिक्स में कुछ भी ओवरनाइट नहीं होता, अनटिल अनलेस कोई भयंकर कोई पार्टी के अंदर चल रहा हो, तो चीज़ें बहुत आराम से संभल के की जाती हैं। और अगर नीतीश कुमार चेहरा नहीं होते बिहार में, तो ये तो बहुत ऑब्वियस सी बात है कि उस तरीके का रिजल्ट शायद नहीं रहता जिस तरीके का आया, क्योंकि हर कोई 160 150 पे खेल रहा था। ये तो उन्होंने सब कुछ पार करते हुए, तब लीडर ऑफ ऑपोजिशन का ही खिताब जो है सामने वाली पार्टी के पास नहीं है। तो आपको, मुझे ऐसा लगता है कि जो आप मीटिंग्स वगैरह देख रहे हैं वो फाइनल ठप्पा है कि ये चीज़ें इसी तरीके से आगे बढ़ेंगी। एक चीज़ जो इंटरेस्टिंग बिहार से समझ में आती है वो ये कि उनके बेटे को अकोमोडेट किया जाएगा, नीतीश कुमार के बेटे को अकोमोडेट किया जाएगा। और भारतीय जनता पार्टी
स्मूथ ट्रांजिशन ना, क्योंकि इससे ज्यादा अच्छा स्मूथ तो कुछ ही नहीं हो सकता कि उन्होंने खुद ही ट्वीट किया है कि भाई मेरी इच्छा थी तो मैं तो अपनी इच्छा पे अमल कर रहा हूँ। तो क्या कहानी है, मतलब हाउ डू यू सी दिस अनफोल्डिंग? आपने देखो जो बात बोली ना कि ये इन्होंने ट्वीट किया, इससे ज्यादा स्मूथ ट्रांजिशन तो मतलब पॉलिटिक्स में बहुत कम ही देखा गया है कि वो खुद ही इस चीज को बोल दें कि मेरी इच्छा थी तो मैं तो अपनी इच्छा के ऊपर अमल कर रहा हूँ। ये भी सच है कि अगर नीतीश कुमार का चेहरा नहीं रहता तो बिहार का जो इलेक्शन का रिजल्ट था क्या वो वैसा ही रहता, तो ये भी डिस्कशन के लिए ओपन है। तो भाई वो चेहरे तो थे ही और चीफ मिनिस्टर उनको बनाया भी, तो बट ये भी सच है कि भारतीय बीजेपी खुद भी ये चाह रही थी कि भाई धीरे धीरे करके वो उसे एक पड़ाव पे आए कि कहीं उनका जो लीडर है वो मुख्यमंत्री बने। इंटरेस्टिंग ये होगा जो हमें समझ आता है इस समय कि अब हम उनके बेटे को सक्रिय रोल के अंदर देखेंगे, और जेडीयू के जो इनसाइडर्स हैं उनका भी ये मानना है कि धीरे धीरे करके नीतीश कुमार पिछले कुछ सालों से चुपचाप अपने बेटे को लेकिन उस डायरेक्शन में धीरे धीरे करके ले जा रहे थे कि भाई अब आप पॉलिटिक्स को आगे कैसे लेके जाएंगे। तो उनके बेटे को हमें लगता है कि एक इंपॉर्टेंट पोजीशन बिहार में मिलेगी। कहा जा रहा है शायद वो डिप्टी सीएम बन जाए और उनके साथ अशोक चौधरी को भी डिप्टी सीएम या कोई इस तरीके के नेता को बना दिया जाए और बीजेपी अपना कोई चेहरा बतौर सीएम लेके आती है। तो वो कौन से ऑप्शंस आपको लगता है, क्योंकि लगातार हमने देखा कि किस तरीके से नित्यानंद राय काफ़ी करीबी हैं होम मिनिस्टर के भी और काफ़ी क्लोज एड हैं, कौन से प्रोबेबल चेहरे हैं आपको लगता है अमित कि जो कि विपक्ष के भी निशाने पे रहते हैं, बीजेपी के दिग्गज जो आपको लगता है? आपको लगता है इस चर्चा का कोई फायदा भी है, क्योंकि वहां तो लगातार राज्य दर राज्य पर्चियों का सिस्टम चल रहा है, तो बिहार में भी एक पर्ची निकलेगी जिसके बाद सब कहेंगे वो वी आर शॉक्ड, और जिनका नाम हम लोग चर्चा कर लेंगे तो उनका नाम पर्ची से कट जाएगा। ये तो ये है, लेकिन ये अपने आप में इतिहास रचा जा रहा है, क्योंकि आज़ाद भारत में ये फैक्ट चेक भी कर सकते हैं लोग जाके, नीतीश कुमार इतिहास रचने जा रहे हैं, पहले ऐसे सिटिंग चीफ मिनिस्टर हैं जो इस्तीफा देके राज्यसभा आ रहे हैं। इससे पहले हमने देखा है कि गैप रहा है, इस्तीफा दिया आपने, एक गैप आया, कुछ महीनों के बाद आप राज्यसभा आए। बिप्लब देव उसके एक एग्जाम्पल हैं हालिया दिनों में, लेकिन बतौर मुख्यमंत्री आप इस्तीफा देके सीधे अपर हाउस पार्लियामेंट में आ रहे हैं, पहला उदाहरण होने वाला है। दूसरा जो आप कह रही थी कि क्या ऐसा मैंडेट होता है या नहीं होता, मैंडेट तो आपने मांगा ही 25 से 30 फिर से नीतीश, आप 25 से 30 फिर से नीतीश नहीं कहते और पहले ही कह दिए होते तो हो सकता है कि राजद के साथ जदयू का फिर से गठबंधन हो जाता और बीजेपी 25 से 26 बोल देते तो हाँ 25 से 26 तक तो खत्म हो जाता, फिर खेली, फिर हो सकता है नीतीश कुमार इधर ही आके चुनाव लड़ लिए होते अगर आप सीएम उनको नहीं ऑफर करते। और ये पिछली बार भी चुनाव में जब हम लोग 20 का चुनाव कर रहे थे, रिजल्ट आया था, तब ये जिक्र हो रहा था कि क्या 2 साल बाद नीतीश कुमार को कहीं नॉर्थ ईस्ट में किसी राज्य में गवर्नर बना के बीजेपी भेज देगी, और 2-2.5 साल या 3 साल मैक्सिमम बाद सरकार वहां पलट गई थी। तो सारे सवाल हैं अपने आप मन में। और इसके साथ साथ आखिरी में जो निशांत जी की बात कर रही हैं आप, वो डीवाई सीएम बनेंगे कि नहीं, ये बड़ा इंटरेस्टिंग मामला होने वाला। और राज्यसभा में क्या नीतीश कुमार घर से बाहर दिखाई देंगे, और अगर नहीं दिखाई देंगे तो बिहार में बहुत सारी कंस्पिरेसी थ्योरीज को लेके इसी तरह से सवाल वाले बहुत बड़ी डेवलपमेंट है ये, उनका जाना, नीतीश कुमार का बिहार छोड़कर दिल्ली आ जाना। अभी तक नीतीश ही का ऑल्टरनेटिव नहीं था ऑपोजिशन के पास, क्योंकि वो उनके साथ में एक वोट है जो वो स्विंग करता है, उन्हीं के साथ वो, उसको नीतीश कुमार के अलावा और किसी चीज से मतलब नहीं था। वो वोट कब कैसे बिहेव करेगा, वो रुकेगा बीजेपी के पास में। अगर बीजेपी को नीतीश की जरूरत इसलिए थी क्योंकि एक बड़ा चंक ओबीसी का उनके साथ में स्विंग करता था, तो अब वो उनके पास टिकेगा या नहीं टिकेगा, आरजेडी अपने आप को कैसे मजबूत करेगी, कांग्रेस भी करेगी नहीं करेगी नहीं। हमें ये खबर मिल रही है कि कांग्रेस सबसे पहले टूटने वाली है। 6 विधायक हैं और बीजेपी चाहती है कि वो अपनी गणित में कांग्रेस के टूटे विधायक, आरजेडी के टूटे विधायक को जोड़ ले, और उसके बाद जो इक्का दुक्का बीएसपी का है शायद एक विधायक है, और इनको जोड़ जाड़ के चाहती है कि अपना 100 का 100 105 का आंकड़ा बना ले और फिर आरजेडी की ओर कूच करेगी। तो मतलब कि कांग्रेस टूटने वाली कि नहीं, ये खबर बता दीजिए आप रिपोर्टर्स ऑफ एयर में, कितनी मजबूत है कांग्रेस बिहार में? ये पिछली बारी भी ये बात मतलब ये बिहार में चर्चा हुई थी कि कांग्रेस के एमएलए भाग रहे हैं, कांग्रेस के एमएलए मिल नहीं रहे हैं, मतलब वहां पर नहीं मिल रहे हैं। तो लेकिन जो कांग्रेस के नेता यहाँ पर जो टच में है, उन्होंने कहा कि देखिए उनकी नाराजगी है प्रभारी और पीसीसी के खिलाफ में,
उनकी कोई नाराजगी नहीं है आला कमान के साथ में। इसलिए राहुल गांधी ने जब बिहार की मीटिंग बुलाई थी, तमाम जो 6 के 6 एमएलए हैं वो दिल्ली आए थे और उनकी मुलाकात राहुल गांधी से और के सी वेणुगोपाल से, खड़गे साहब से कराई गई थी। तो कांग्रेस को तो अभी लगता है कि भाई अभी नहीं भागने वाले हैं, लेकिन जाने वाले को कौन रोक पाया है, ये इसी बताइए। पे लेकिन मुझे, हाँ, जाने वाले को कौन रोक पाया है। जिस कॉन्फिडेंस से राहुल ये बातें कर रहे हैं, इतना ही कॉन्फिडेंट एक जमाने में झारखंड में कांग्रेस के कोऑर्डिनेटर्स वगैरह थे और 2 विधायक बंगाल में खिसक लिए पकड़े गए थे जिनमें से अभी घर वापसी के बाद एक मंत्री भी बने हुए हैं। इरफान अंसारी नाम ले दीजिए है ना। हाँ। तो ये कॉन्फिडेंस समय समय पे टॉप लीडरशिप तो कॉन्फिडेंट ही रहता है। लोकली वहां पे एक नई यूनिट बनाने की तैयारी चल रही होती है। हमने रिसेंट एग्जाम्पल आसाम में देख ही लिया है कि राहुल गांधी से बात करवाई गई और जो इतने साल 35 साल तक वहां पे रहे कांग्रेस के साथ, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर अच्छा, लिया। एक और चीज होगी जो 100 का आंकड़ा आप बता रही थी, इसके बाद ये सवाल अपने आप में उठेगा कि क्या नीतीश कुमार मजबूत होने की वजह से कमजोर हो गए? आपने इतना मजबूत कर दिया विपक्ष को, मतलब अपनी अलायंस को 85, 89, कि इसके बाद विपक्ष बचा ही नहीं है। आप इमेजिन कीजिए 40-50 पे अगर इंडिया गठबंधन होता और ऐसा प्रपोजिशन होता और नीतीश कुमार अगर खुश नहीं होते, सारे प्रोबेबल्स बोल रहा हूं मैं, तो इधर जो है आप ये प्रपोजिशन देते और उधर नई सरकार गिरती, फिर से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण कर रहे होते। सही बात। नहीं, मुझे एक नेता ने अच्छा, ये बताया, अच्छा बोला, अच्छा हाँ, उसने ये समझाया। सही पॉइंट हाँ। है इनका। जो पॉइंट है, मतलब कि मुझे एक नेता ने बताया कि जब 2024 के चुनाव के दौरान जब नाराजगी हुई नीतीश ने वॉकआउट किया, उससे पहले राहुल गांधी को एक प्रपोजल दिया गया था, आप नीतीश कुमार को कन्वीनर बना दीजिए और को कन्वीनर बना दीजिए आप एमके स्टालिन और अभिषेक बैनर्जी को, इनको कर दीजिए और प्रधानमंत्री आप बन जाइए। मतलब इस तरीके की चर्चा चलने लगी थी कि ये सबसे अच्छा उचित फॉर्मूला है, क्योंकि उस समय नीतीश कुमार लगातार पोजीशन को लेके क्लैमर कर रहे थे और उनका इनिशिएटिव था। तो आज नीतीश कुमार इतने इम्पोर्टेंट फैक्टर हैं, मतलब जो राहुल कह रहे थे कि जो उनके पास जो परसेंटेज ऑफ वोट्स है, जो एमबीसी उन्होंने पूरा बनाया है और जो उनका महिला वोटर है, वो नीतीश का वोट बैंक है। और ये एक तरीके से पूरा कूच है बीजेपी का कि हम बिहार में बहुत हो गया, हम पहली बार अपना बीजेपी का मुख्यमंत्री बनाएंगे और बीजेपी चलाएगी बिहार की सरकार। और जो कैबिनेट, जो नई सरकार आएगी, उसमें आप देखिएगा बड़े फेरबदल होंगे, पुराने चेहरों को ड्रॉप आउट किया जाएगा। ये मुझे लगता है पॉलिटिकली मेरा इंक्लिंग है कि पुराने चेहरों को ड्रॉप आउट किया जाएगा, बड़ा फेरबदल होगा और एक पूरा कंप्लीट मेकओवर होने वाला है बिहार में। महाराष्ट्र मॉडल पे जा रहा है बिहार। हाँ, क्योंकि और ये सेम बात महाराष्ट्र मॉडल वाली मैं और पीयूष पहले बोल चुके हैं। देखिए पैटर्न है इसमें, हाँ, कि एक पैटर्न है। और क्योंकि मैंने आपको कहा ना कि प्लानिंग 2 साल 3 साल की नहीं होती है, प्लानिंग होती है 10 साल की, प्लानिंग होती है 15 साल की। बंगाल के अंदर आप देखिए, तमिलनाडु के अंदर आप देखिए, आप आज ये बोल सकते हैं कि भाई शायद बीजेपी और आरएसएस जो है वहाँ उतना सक्रिय नहीं है। केरला जैसी जगह के अंदर सबसे ज्यादा काम आरएसएस कहीं कर रहा है तो केरला में कर रहा है। तो वो क्योंकि आपको अपने, उनका मानना है कि भाई फाउंडेशन स्ट्रांग करिए, इमारत तो अपने आप बनती चली जाएगी। तो आपको अगर इमारत खड़ी करनी है तो फाउंडेशन स्ट्रांग करिए। तो महाराष्ट्र के अंदर तुमने सही पॉइंट किया। और ये इंक्लिंग जब हम बिहार के अंदर थे और जब वहाँ पॉलिटिकली घूम रहे थे, हम सब बिहार गए थे कवर करने के लिए, तो ये एक इंक्लिंग उस समय भी हो रही थी कि अभी तो हाँ नीतीश कुमार हैं, लेकिन हो सकता है कि आगे आने वाले समय में तो वहाँ पे वो, मतलब वहाँ जो बेट था ना, वो था 6 महीने, 1 साल कि 2 साल, मतलब फुल टेन्योर पे तो कोई पैसा लगाने को तैयार ही नहीं था। राहुल गांधी का एक वीडियो है कि मेरे ऊपर 35 केसेस हैं और कांग्रेस उसको प्रचार कर रही है कि भाई शेर डरता नहीं है। तो आम आदमी पार्टी के खेमे पर कटाक्ष है। और आपने वो सवाल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुना था कि भाई पूछा गया, तो क्या कहानी, आप वहीं पे थे जब घट रहा था, अरविंद केजरीवाल की बाइट चल रही थी और कांग्रेस उसका मखौल उड़ा रही है। देखिए, कांग्रेस ने तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी वैसे मिस कर दी है। शुरू में यहीं से करूंगा। आप लगातार जप नाम करते रहते हैं कि ईडी, सीबीआई जो है सब पैरेट्स हैं, केंद्र सरकार के इशारे पे काम करती है। जिस दिन क्रेडिबिलिटी क्वेश्चन करनी थी एजेंसी की, उस दिन आपने जो है ब्राउनी पॉइंट्स दे दिए सरकार को इसको डिवाइड करने के लिए कि आपके नेता को जब नोटिस जाएगा आप कहेंगे कि ईडी सीबीआई केंद्र सरकार के इशारे पे काम करती है। टीएमसी के दरवाजे पे खटखट होगी, अरविंद केजरीवाल के यहाँ पे कुछ होगा तो आप कहेंगे कि बीटी में सेटिंग हो गई है। तो ये
राहुल, यू एग्री और नॉट? बिल्कुल भी नहीं। कांग्रेस ने ये अपॉर्चुनिटी आप मिस बोल कर रहे दी। हैं- नहीं, आप बोल रहे हैं कि कांग्रेस जो है वो हमारे पास आएगी तो हम बोलेंगे कि भाई मिसयूज है, आपके पास जाएगी तो नहीं है। तो रामलीला मैदान के अंदर सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, संदीप दीक्षित का क्या कर रहे थे? तो ये पवन खेरा से पूछिए आप। नहीं, जो स्टेटमेंट दिया उन्होंने, जो मीम्स बनाया, ये क्यों बनवाया बताइए आप इसको। मैं बताता हूँ। पहले ये बोलेंगे मैं जब ऑन करूंगी तब आप ऑन होइए, जल्दी बताइए। हाँ, नहीं, जब तमाम लोग वहां पर पहुंचे, सोनिया गांधी कितने रैलीज में जाती है, वो वहां पर गई, राहुल गांधी गए, मल्लिकार्जुन खड़गे गए। बात यह है कि कांग्रेस ने एक पैटर्न नोटिस किया है, ऐसा कांग्रेस को लगता है कि भाई हरियाणा से पहले आपको बेल मिल गई, हरियाणा जब इलेक्शन था उससे पहले आपको बेल मिल गई, उसके बाद आपने कैंपेन करा, कांग्रेस पार्टी वहां हार गई। ठीक है, शॉर्ट में बोलिए। हाँ, अब गुजरात में, गोवा में इलेक्शंस हैं, अब वो आपको जो है क्लीन चिट दे दी है। वो पैटर्न को लेकर सवाल है। पैटर्न को तो लेकर पूरा सवाल है। पूरा स्टेटमेंट देखिए ना, आप तृणमूल के बारे में बात कर रहे हैं, आप आम आदमी पार्टी के बारे में बात कर रहे हैं, मतलब आप सिर्फ दूध के धुले हुए हैं, बाकी सब सेटिंग करके, गेम करके वहां पे चल रहे हैं। वॉशिंग मशीन की चर्चा करें, नंबर 1। नंबर 2 जो है, जो आ रहे हैं हम लोग, उस दिन मैं वैसे जो वीडियो सबसे ज्यादा वायरल जिससे आप बातचीत शुरू की, उस दिन मैं उनसे मिला भी था घर पे जब, और इनफैक्ट सारे जो लोग, कोई गुजरात में था, कोई यूपी में था, कोई मुंबई में था, वो सारे लोग कोर्ट में अपीयर होने के लिए उस दिन आए थे, जिस दिन चार्जेस पे वर्डिक्ट आना था कि चार्जेस फ्रेम हो गए। अभी इसके बाद ट्रायल चलता, बेसिकली ये होता। मैं आपको बताऊं, वन ऑफ द अक्यूज्ड इन द केस टोल्ड मी, हु हैड फ्लोन टू दिल्ली दैट डे, कि मैं तो इस मेंटल प्रिपरेशन से आया था, चार्जेस फ्रेम हो जाएंगे, उसके बाद मैं कहूंगा आई प्लीड नॉट गिल्टी, कि मतलब मैं उनको ये लग आरोप- रहा था हाँ, चार्जेस फ्रेम होंगे। हाँ, कि अब ट्रायल में केस जाने वाला है, तो मैं जज साहब को कहूंगा कि भाई मैं बेगुनाह हूं, उसका ट्रायल में जाएगा, ट्रायल में 5-7 साल केस चलेगा। और एक और चीज मैं घटना बता दूं, मेरे इनबॉक्स में अभी भी एक डीएम पड़ा हुआ है किसी व्यक्ति का, पत्रकार का, उनका कि तुम्हारी बात मुझे याद आती है, तुमने कहा था कि ये केस ट्रायल में जाके खत्म हो जाएगा, ये ट्रायल के टेस्ट में ये केस टिक नहीं पाएगा, क्योंकि पैसे का लेन देन अभी तक एजेंसी नहीं Establish दिखा नहीं कर पाई है। ये बात मुझे खुद एक लीगल टीम के स्ट्रैटेजिस्ट ने वहां बताया था कि आई कैन बेट माई एवरीथिंग ऑन दिस, कि जब ये केस ट्रायल में जाएगा, सीबीआई जो एक्साइज पॉलिसी केस है, ट्रायल का टेस्ट स्टैंड नहीं कर पाएगा, केस खत्म हो जाएगा। लेकिन उसमें होता क्या, पॉलिटिकल जर्नी पूरी बर्बाद हो जाती। पर तुम इधर उधर की बात कर रहे हो, वो हम समझ गए। इमोशनल एस्पेक्ट पे आ रहा हूं मैं। तुमने ये ऑनर बोला था, मैं तो ये सुन लिया कि भाई ट्रायल का केस खत्म हो गया, ईडी का फलाना ढिमकाना नहीं, हो उसी गया। ऑनर उस पे आ रहा हूँ, ऑफेयर वाले इशू पे, कि वो सच में इमोशनल थे इसी बात को लेके। उनको अच्छा। पार्टी लीडरशिप को लगता था कि 5 साल और ये केस खींचेगा, 5 साल और इमेज पे जो है, जो क्वेश्चन है सबसे बड़ी, जो आपका जो मास्टर कार्ड था, वो आप ईमानदारी वाला कार्ड, जो जिसपे शुरू में उन्होंने कटाक्ष किया था राहुल ने, कि कट्टर ईमानदारी वाला, वो जो है डाउट आ गया था, सेंस ऑफ डाउट आ गया था वर्कर में। तो ये जब यहीं पे केस खत्म हो गया, मतलब ट्रायल तो गया, धुआं हो गया, अब केस ही खत्म हो गया है, इस वजह से भी आप बहुत इमोशनल थे। और बहुत सारी पर्सनल पेन होती हैं, पेन पॉइंट्स होता है लोगों का। अगर आप डायबिटिक पेशेंट हो, जेल के अंदर बंद हो, किसी से मिल नहीं रहे हैं, खाने की क्रेविंग होगी आपको, तो आप आम और आलू खाएंगे ना, और इंसुलिन का टेस्ट जब आप कहेंगे कि मुझे डोज बढ़ाना है, वो सब पूरी प्रक्रिया, तो एक इमोशनल वीक पॉइंट होता है। मैं उस दिन मिला था, सब लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल थे, जिस वीडियो को लेके बहुत ज़्यादा ट्रोल करने की कोशिश की गई कांग्रेस द्वारा। असल में अरविंद केजरीवाल उस दिन इमोशनल थे, सिर्फ उस वीडियो में नहीं। उस दिन पार्टी ऑफिस जब पहुंचे तब भी मुझे बहुत भावुक दिखे, प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी मुझे लगा कि एक मोमेंट आ गया था, क्योंकि मैं बिल्कुल सामने खड़ा था, मैंने सवाल भी पूछा था उनसे उस दिन, तो एकदम दिख रहा था कि अगर थोड़ा बहुत भी ऊपर, वो बहुत इमोशंस कंट्रोल करके पीसी में बैठे हुए थे, अगर कोई वीक पॉइंट आता तो हो सकता है फिर से आंखों में आंसू आ जाता। तो वो होता है जब आप इतना सब कुछ झेल लेते हैं। और उसी के बाद इसलिए उनके दिल से वो बात निकली थी कि मैं जेल गया, रॉबर्ट वाड्रा जेल गए क्या, मनीष सिसोदिया जेल गए, राहुल गांधी जेल गए क्या, संजय सिंह जेल गए, सोनिया जी जेल गई क्या, इसलिए वो बात दिल से निकली थी, पेन पॉइंट था क्या उनका। पता सरकार अफोर्ड नहीं कर सकती इन्हें भेजना। इसमें इंटरेस्टिंग ये भी है ऐश्वर्या कि बीजेपी की भी पीसी, बीजेपी को भी रेडी नहीं थी, बीजेपी ने भी अपनी पीसी डिले कर दी। बीजेपी ने पीसी डिले करी क्योंकि जो पीसी थी वो उस समय वो एक लाइन से रोज पीसी होती थी, क्योंकि पीएम इज कॉम्प्रोमाइज जो है वो बोला गया था, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए एक रैलिंग पॉइंट बना।
सबसे बड़ी जो पीसी की थी उसमें पीयूष गोयल ने करी थी, जिसमें उन्होंने इतिहास के पन्ने जब पलटे तो बोला कि आप अपने गिरेबान में झांक के देखिए, कांग्रेस पार्टी को बोला और राहुल गांधी को बोला। तो क्योंकि ये खबर सुबह आई थी, तो जो पीसी स्केड्यूल थी सुधांशु त्रिवेदी जी की, वो पीसी स्केड्यूल थी प्राइम मिनिस्टर इज कॉम्प्रोमाइज्ड के ऊपर। लेकिन पीसी में देखिए क्या होता है, सवाल होते हैं, और वही हुआ था उस पीसी के अंदर के इनिशियल 2 सवाल तो पीएम इज कॉम्प्रोमाइज पे थे। उसके बाद लोगों ने ये सवाल पूछा जो वाजिब सवाल है, भाई आप भारतीय जनता पार्टी से ये सवाल पूछेंगे कि अरविंद केजरीवाल के ऊपर करप्शन का चार्ज था, वो ट्रायल होने से पहले ही केस को ध्वस्त कर दिया गया। तो जो पीसी 12 बजे शुरू होनी थी वो 12:45 पे शुरू हुई, क्योंकि बीजेपी ने भी रिकैलिब्रेट किया। वो जानते थे कि भाई पीसी है तो ये सवाल आएगा ही आएगा। बीजेपी ने ये जो जवाब दिया, जो कि ठीक, उन बीजेपी को लगा कि यही सबसे ठीक जवाब है देने का। एक तो ये कि दोबारा से जांच एजेंसियां शायद इसके ऊपर कुछ काम करेंगी, क्योंकि बीजेपी का केस तो है नहीं भाई, एजेंसीज का केस है। और दूसरा उन्होंने बोला कि स्ट्रक्चर्ड रिस्पॉन्स पार्टी आपको देगी। मतलब सवाल सारे इसी मुद्दे पर थे। हाँ, क्योंकि अब वो पहले 2 सवाल तो पीएम कॉम्प्रोमाइज पे था, बट दिन की बड़ी खबर तो वही थी। और पीसी अगर 12:45 पे हो रही है, तब तक तो अरविंद केजरीवाल का रोने वाला वीडियो वायरल हो गया था। तो बीजेपी में तो यही चल रहा था कि भाई वही जो सवाल आपसे पूछा गया कि वाकई में इमोशनल थे या नहीं थे। तो पीसी घूम फिर के फिर अरविंद केजरीवाल और इस पे ये आ वाला गए बड़ा थे। लेकिन टेक्निकल है। हम लोग फिर कभी मौका मिलेगा तो अपने दर्शकों सीबीआई, ईडी और सारा जो बीजेपी का एलिगेशन है उस पर फिर चर्चा करेंगे, तो ताकि हमारे दर्शक रिपोर्टर्स ऑफ फेयर देखते रहें। इस बार थोड़ी चर्चा हमारी इस पूरे आम आदमी पार्टी की जो वर्चस्व की लड़ाई है उसमें छोटी रही। राहुल, मैं एक क्लोजिंग रिमार्क इस पे कांग्रेस पे देना चाह रही थी कि इससे मतलब मुझे बड़ा शॉकिंग लगा कि एकदम से जब हम लोग ये खबर फूटी तो हम लोग पवन खेरा के वहाँ गए उनका टिक टैक करने के लिए, और पवन खेरा सीधे लाइव पे कनेक्ट हो गया हमारे साथ आज तक पे। और जो उनका रिएक्शन था तो मुझे लग रहा था कि यही इनका रिएक्शन है। मतलब आर यू सीरियसली सीरियस? कहते हैं ना कि दुश्मनों ने जो दुश्मनी की है, क्या दोस्तों ने भी कमी की है। वही आलम, मतलब जालिब साहब का ये शेर जो है वहाँ पे फिट बैठ रहा था। उन्होंने बोला ये तो एनएसडी है, नरेंद्र मोदी स्कूल ऑफ ड्रामा करार दिया अरविंद केजरीवाल के रोने को, और बोला ये तो बीजेपी ने रिहाई कराई है। तो एक तरीके से पूरे पॉलिटिकल डायनेमिक्स बदल गए। देखो, मेरे कांग्रेस के अंदर लोगों को ये लगता है कि बीजेपी से बड़ा खतरा उनके लिए आम आदमी पार्टी है। आम आदमी पार्टी जो है वो किसका वोट छीनती है? कांग्रेस का वोट छीनती है जहां पर भी जाती है। तो उनको लगता है कि भाई हमारा इमिनेंट कोई अगर वो है एनिमी है, पॉलिटिकल एनिमी, वो आम आदमी पार्टी है। गुजरात बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कांग्रेस पार्टी के लिए। वो चाहते हैं कि गुजरात में अच्छा करें। गुजरात में आम आदमी पार्टी भी वहाँ पर है, अभी भी उनका ठीक ठाक मामला है वहाँ पर। तो अगर उसमें डिस्क्रेडिट नहीं करेंगे, उसके नेता को अटैक नहीं करेंगे, तो फिर हमारा माल कौन खरीदने वाला है दुकान में? मतलब समझ रहे हैं ना, बाजार में हमारे पास कोई क्यों आएगा? तो वो चाहते हैं कि इसको अटैक करें आम आदमी पार्टी को, और उसी कॉन्टेक्स्ट में आप वो देखिए बयान। और सबसे बड़ी बात है कि इस पूरे मामले में जो शुरुआत की शिकायतें थी वो भी कांग्रेस की तरफ से ही गई थी। हाँ, वो तो देवेंद्र यादव ने और अजय माकन ने। सबसे पहले अजय माकन गए थे, और बीजेपी ने भी ये सवाल अब उठाया है कि आम आदमी पार्टी से आप पहले अपने गिरमान में तो देखिए कि आपके खिलाफ कौन सबसे पहले गया था। बीजेपी तो गई। अच्छा, अब हमारे प्रोड्यूसर देखिए बहुत ज्यादा वहाँ पे लाल आंखें दिखा रहे हैं कैमरे के पीछे, क्योंकि हम लोग बहुत लंबा बोल दिया है। और जल्द आपको सुनाते हैं। अब कमेंट्स की बारी आ गई है। मुझे लगता है कि जो हमारी असली एनर्जी आती है वो हमारे सारे जो दर्शक हैं और जो हमें प्रेम करते हैं उनसे आती है, और हम सुनाते हैं कि अनीश रंजन क्या कह रहे हैं। अनीश रंजन लिखते हैं, ऐश्वर्या पालीवाल एंड मौसमी सिंह मेक द शो कम्प्लीटली इंटरेस्टिंग। तो शुक्रिया। घनश्याम जी ने लिखा है कि आपके कार्यक्रम में कोई भी किसी से कम नहीं है, सभी को साधुवाद। राहुल राज ने लिखा है, राहुल के लिए लिखा है क्या? कृपया स्पष्ट करें कि माननीय अमित शाह जी की किशनगंज यात्रा के बाद जो ये अफवाह फैल रही है कि सीमांचल को एक अलग केंद्रीय शासित प्रदेश बनाया जा सकता है, क्या इसमें कोई तथ्य है? लोगों में काफ़ी चिंता और अनिश्चितता है, सभी भ्रमित हैं और स्थिति को लेकर परेशान भी हैं। आपसे विनम्र अनुरोध है कि इस विषय पर विश्वसनीय जानकारी साझा करें ताकि क्षेत्र के लोग
सच्चाई जान सकें। धन्यवाद। ऐश्वर्या कुछ कहना है इस पे? गलत नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, सरकार ऐसा कुछ भी नहीं सोच रही है। अभी ऐसा कुछ नहीं है, अभी अफवाहबाजी का दौर है ये। राम ने लिखा है, दिस इज नॉट द राइट प्लेटफॉर्म टू विच द क्वेश्चन बिलोंग्स। मिस मौसमी सिंह, आई हर्ड यू इन आज तक डिस्कशन विद राजदीप एंड प्रीति. Question was about the righteousness of the demonstration, but you kept talking on how the police is overacting and adhered to the topic to this topic instead. I admired you but was highly disappointed how you told to. अच्छा, मुझे लग रहा है कि इसका सार ये है कि आप कह रहे हैं कि मैं क्यों बोल रही थी कि पुलिस का एक्सेसेस हो रहे हैं दिल्ली पुलिस के, और उसमें मेरा ये जो मानना है वो मैंने जो देखा जो घटा वो मैंने बताया। मुझे लगता है पुलिस ने ओवर एक्सेस किया कई जगहों पे, और वो आपने देखा कि अब इन लोगों को बिल भी मिल गई है। श्रीनिवास ने लिखा है, मैं अभी वॉक पर हूँ, घर पहुंचकर ज़रूर टिप्पणी करूँगा, हालांकि एक दिन बाद कमेंट कर रहा हूँ, कृपया जवाब ज़रूर दें। वेरी नाइस, थैंक यू। वॉक करते थैंक यू। आप वॉक करते रहिए, उम्मीद करते हैं अभी आप वॉक पे नहीं होंगे और पूरा एपिसोड देखेंगे। और पूरा एपिसोड देखेंगे। शुक्रिया। हम लोग ने उम्मीद करते हैं कि आपकी उम्मीदों पर हम खरे उतरे होंगे। हमारा पॉडकास्ट एप्पल स्पॉटिफाई पे है, आप आज तक रेडियो पर हमें सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करके आप कमेंट ज़रूर डालें, उससे हमको जो है बहुत प्रोत्साहन मिलता है, और वो हम रीड भी करते हैं। आप देखते हैं कोई भी आपकी क्वेरी हो तो वो भी आप हमें भेज सकते हैं, और ज़रूर शेयर कीजिए, मतलब कनाडा से लेके मिडिल ईस्ट तक ज़रूर शेयर कीजिए। वॉर पे हमारा ये स्पेशल डिस्कशन भी था, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आएगा। थैंक यू एवरीबडी फॉर बीइंग देयर, एंड थैंक यू द एंटायर टीम। शुक्रिया, नमस्ते। रिपोर्टर्स ऑफ एयर।